यहाँ मामला समाप्त होने के बाद जियांग चुवान पासी घाटी में नहीं रुका और तुरंत अपने शिष्यों के साथ कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में लौटने के लिए रवाना हो गया। इस बार कैंग्युआन तलवार संप्रदाय ने एक भव्य प्रदर्शन किया जिसने विभिन्न पवित्र भूमि और कुलीन परिवारों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने गुप्त रूप से जियांग चुवान की जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए लोगों को भेजना भी शुरू कर दिया। जियांग चुवान द्वारा पासी घाटी में अकेले दो विरोधियों से लड़ने की घटना को वहां मौजूद बहुत से लोगों ने देखा और यह खबर तेजी से पूर्वी महाद्वीप के हर कोने में फैल गई। कई प्रतिभाशाली लोग तो उन्हें अपने साधना पथ पर एक आदर्श के रूप में भी मानते थे और एक समय तक पूर्वी महाद्वीप में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में लौटने के 2 दिन बाद जियांग चुवान किंगलोंग पीक पर ग्रैंड एल्डर के मास्टर बेडरूम में सुस्ती से जाग उठा। उसने अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, इस मादक अमर कार्य में सचमुच बहुत तेज नशा है। एक दिन पहले जियांग चुवान का स्वागत करने के लिए जियांग शियुरान ने विशेष रूप से नशे में धुत अमर काढ़ा निकाला जिसे उन्होंने कई वर्षों से संजो कर रखा था। जियांग चुवान ने यह भी सुना था कि यह शराब केवल पीच ब्लॉसम डोमेन की 100 फूलों की घाटी में ही उत्पादित की जा सकती है और इसकी एक बूंद ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के साधक को नशे में डाल सकती है। वह खुद को रोक नहीं सका और एक कप पीने की कोशिश की और जैसी कि उम्मीद थी अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर जल रहा है और फिर वह बेहोश हो गया। जब जियांग चुवान फिर से जागा तो उसने खुद को जियांग जियुरान के कमरे में सोते हुए पाया, लेकिन जियांग जियुरान कहीं दिखाई नहीं दिया। जियांग चुवान ने अपने दाहिने हाथ से बिस्तर को पकड़ा और पाया कि किसी समय उसके हाथ में बालों का एक बड़ा गुच्छा पकड़ा हुआ था। क्या अधिक शराब पीने से बाल झड़ते हैं? अपनी उलझन के बीच वह उठा और कमरे को देखा। अंततः उसकी नज़र बिस्तर के पास पड़े एक सफेद कागज पर पड़ी। जियांग चुवान ने भौहें चढ़ाईं और उत्सुकता से अखबार उठाकर उसकी विषय वस्तु पढ़ने लगा। लिखावट से यह स्पष्ट था कि यह कागज उसके पिता जियांग जियुरान ने उसके लिए छोड़ा था। जियाओ चुआन, आगे से जब भी तुम शराब पियो अपनी कियानकुन अंगूठी उतार देना। तुम्हारे बूढ़े पिता को कुछ काम है और वे कुछ समय के लिए बाहर जाएंगे। वापस आकर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जियांग चुवान ने कागज पर लिखी लिखावट को देखा और हमेशा महसूस किया कि शब्दों में क्रोध की तीव्र भावना थी जिससे वह अनायास ही कांप गया। अपने हाथ में बालों के गुच्छे को देखते हुए जियांग चुवान ने कुछ सोचा। अपनी भौहें चढ़ाते हुए जियांग चुवान को अपने जूते पहनने का भी समय नहीं मिला और वह नंगे पैर अमर गुफा से बाहर निकल गया। जियांग चुवान याद आया, कल रात नशे में धुत होने के बाद उसने यू लॉन्ग तलवार निकाली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जियांग जियुरान के सामने तलवार नृत्य करने का इरादा रखता था। हालांकि उसका शरीर अस्थिर था और इसके बजाय उसने जियांग जियुरान के बालों का एक छोटा सा गुच्छा काट दिया। अब जबकि जियांग शियुरान वापस नहीं लौटा था, उसे अपनी अमर गुफा में वापस जाना पड़ा और थोड़ी देर के लिए छिपना पड़ा। अमर गुफा में लौटने के बाद जियांग चुवान ने धीरे से सांस छोड़ी, बिस्तर पर लेट गया और फिर से सोने की तैयारी की। नशे में धुत अमर काढ़े का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था और उसके पास फिलहाल कुछ और करने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक गूंज उठी। डिंग। अनुबंध लक्ष्य लुओ युवेई ने झांशे तकनीक को आरंभिक स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। 10,000 बार रिटर्न ट्रिगर। झांशे तकनीक महान पूर्णता। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, जियांग चुवान की आत्मा तुरंत उठ गई। एक विशाल और असीम मानसिक ऊर्जा जियांग चुवान के चेतना सागर में ऐसे उमड़ी जैसे कोई नदी अपने किनारों को तोड़ रही हो। जियांग चुवान को केवल अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और भयानक मानसिक ऊर्जा उसकी चेतना के नाजुक सागर को कोस रही थी। साथ ही वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना का सागर लगातार दृश्यमान गति से फैल रहा है, जब तक कि वह इतना बड़ा न हो जाए कि उसमें रुकने से पहले विशाल मानसिक ऊर्जा समाहित हो जाए। अचानक मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जियांग चुवान की पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग गई थी। गहरी सांस लेते हुए जियांग चुवान ने अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को नियंत्रित करने का प्रयास किया। चेतना के सागर में प्रवेश करते ही अंदर का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गया। हाँ, उसकी चेतना का सागर सचमुच काला हो गया। अपने सामने चेतना के असीम काले सागर को देखकर जियांग चुवान क्षण भर के लिए भूल गया कि उसे आगे क्या करना है। आखिर क्या हो रहा है? सिस्टम, मुझे समझाओ, जियांग चुवान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सिस्टम जवाब नहीं दे सकता। ये सिस्टम केवल पुरस्कार लौटाने के लिए जिम्मेदार है। ये सुनकर जियांग चुवान चुप हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि झांशे तकनीक की साधना के बाद चेतना का सागर काला हो जाएगा?
जियांग चुवान ने अपने संदेह के साथ झांझ तकनीक के विशिष्ट प्रभावों की जांच शुरू की। इनाम लौटाने के बाद सिस्टम ने उसके दिमाग में झांझ तकनीक से संबंधित एक स्मृति भी प्रेषित की। काफी देर बाद जियांग चुवान के होंठ थोड़े से खुल गए और वह वहीं जम गया। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि उनकी स्मृति में झांझ तकनीक का वर्णन बस आश्चर्यजनक था। झांझ तकनीक में सफलतापूर्वक महारत हासिल करने के बाद व्यक्ति का चेतना सागर एक गहरे काले चेतना सागर में परिवर्तित हो जाएगा और चेतना के गहन सागर में मानसिक ऊर्जा की गुणवत्ता सामान्य मानसिक ऊर्जा से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। झांझ तकनीक के नाम से कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यह मानसिक गुप्त कला दूसरों की दिव्य भावना को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। यदि किसी की दिव्य इंद्रिय नष्ट हो जाए तो सबसे अच्छी स्थिति में तो वह खून की उल्टी करेगा और कोमा में चला जाएगा। सबसे बुरी स्थिति में तो उसकी दिव्य इंद्रिय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तथा वह मूर्ख बन जाएगा। ये कहना होगा कि यह गुप्त कला काफी भयावह थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिलेखों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति झांझ तकनीक को महान पूर्णता तक विकसित कर सकता है तो वह दूसरों की विच्छेदित दिव्य भावना को भी बदल सकता है और उन्हें अपनी कठपुतलियों में बदल सकता है। स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी गुप्त कला ने जियांग चुवान को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय वह भाग्य की बेटी लुओ युवेई के शक्तिशाली अवसर पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अनुभव के लिए बाहर जाने के कुछ ही दिनों में उसे इतना बड़ा अवसर प्राप्त हो गया। जियांग चुवान ने कुछ देर तक सोचा, फिर राहत भरी नजरों से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी जो उसका है वो मेरा है। इसके साथ ही जियांग चुवान ने झांझ तकनीक का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने की इच्छा को दबा दिया और खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। चेतना के सागर में जबरदस्ती अपार मानसिक ऊर्जा डालने वाली प्रणाली ने पहले ही उसके शरीर को और भी थका दिया था। अब वह बस अच्छी नींद लेना चाहता था। जियांग चुवान को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर सोया। सपने में तो वह पश्चिम की राजमाता के आड़ू फूलों के भोज में अमर आड़ू भी खा रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह एक भी अमर आड़ू खा पाता, स्वर्गीय महल अचानक ढह गया। इसके तुरंत बाद जियांग चुवान के कानों में लयबद्ध दस्तक की आवाज गूंज उठी। झांझ तकनीक महान पूर्णता से प्राप्त मानसिक ऊर्जा वृद्धि के साथ उसे इस क्षण अपनी आंखें खोलने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना तुरंत पूरे किंगलोक शिखर को कवर कर सकती थी। एक संक्षिप्त दिव्य इंद्रिय स्कैन के बाद उन्होंने पाया कि वांग डाक्सियोग उनकी अमर गुफा के बाहर खड़ा था और दरवाजा खटखटा रहा था। जियांग चुवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली, खिंचाव महसूस किया और पूरी तरह से आराम महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दाव को प्राप्त कर लिया हो और अमर क्षेत्र में चढ़ गया हो। अंदर आए, जियांग चुवान ने उदासीनता से कहा, फिर अपना हाथ लहराया और अमर गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। वांग डाक्सियोग उत्साह से तेजी से जियांग चुवान के पास गया, सम्मानपूर्वक एक छोटी पुस्तिका सौंपते हुए कहा, युवा मास्टर, इस महीने की स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट आ गई है। जियांग चुवान ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, फिर हाथ हिलाकर उदासीनता से कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। ये सुनकर वांग डाक्सियोग ने सम्मानपूर्वक अपने हाथों को कप के आकार में किया और जल्दी से अमर गुफा से बाहर निकल गया। दूसरे पक्ष को जाते हुए देखने के बाद जियांग चुवान ने अपने हाथ में छोटी पुस्तिका को उत्सुकता से देखा। पूर्वी महाद्वीप में 5 महान पवित्र भूमियों में से एक संप्रदाय था जिसे तियांजी मंडप कहा जाता था। स्वर्गीय रहस्य मंडप स्वामी का मुख्य कार्य भविष्यवाणी और भविष्य कथन करना था। ऐसी अफवाह थी कि स्वर्गीय रहस्य मंडप स्वामी ही वह व्यक्ति था जिसे दुनिया के स्वर्गीय रहस्यों को जानने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। यद्यपि वह युद्ध में कुशल नहीं थे, फिर भी विभिन्न प्रमुख सेनाओं द्वारा उनका सदैव सम्मान किया जाता था। ये तथ्य कि तियांजी मंडप को 5 महान पवित्र भूमियों में से एक माना गया, इसका सबसे अच्छा प्रमाण था। जहां तक स्वर्गीय रहस्य मंडप भगवान के सहायक व्यवसाय का प्रश्न है, तो वह था साधना जगत से विचित्र कहानियों और उपाख्यानों को एकत्रित करना और साथ ही हर महीने एक स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट जारी करना। हजारों वर्षों से तियांजी मंडप की स्वर्गीय रहस्यों की संयुक्त रिपोर्ट साधना जगत में लोकप्रिय रही है। भोजन के बाद साधकों के लिए बातचीत का विषय बन गई है, जिससे लोग इसका आनंद लेते हैं। ये सब कुछ जियांग चुवान ने अपनी पिछली यादों से सीखा था। ये स्वर्गीय रहस्यों की संयुक्त रिपोर्ट भी उनकी पहली रिपोर्ट थी जिसे उन्होंने अपने देहांतरण के बाद पढ़ा था। जियांग चुवान मुड़ा और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और धीरे धीरे बिस्तर पर पलटने लगा। स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्वी महाद्वीप प्रतिभा रैंकिंग, पूर्वी महाद्वीप समाचार और असंख्य खजाने रिकॉर्ड।
पूर्वी महाद्वीप प्रतिभा रैंकिंग पूर्वी महाद्वीप में 100 वर्ष से कम आयु के 100 सबसे विलक्षण प्रतिभाओं को दर्ज करती है। रैंकिंग के मासिक अपडेट हमेशा ही साधना जगत में हलचल पैदा कर देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों से नीचे नहीं रहना चाहता। अक्सर जिस पार्टी की रैंकिंग गिरती है वह अपने से ऊपर रैंक वाले खिलाड़ी को एक और लड़ाई के लिए चुनौती देती है, और ऐसा लगभग हर महीने कई बार होता है। हालांकि ये आमतौर पर निचले रैंक वाले प्रतिभाशाली लोगों के बीच विवाद होते हैं। जहां तक प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में शीर्ष 10 की बात है, तो दशकों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उदाहरण के लिए लिंगजियाओ पवित्र भूमि के लिंग तियान ने लंबे समय से कौतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर अपना दबदबा बनाए रखा है। यहां तक कि हेवनली सीक्रेट्स जॉइंट रिपोर्ट पर भी उनका नाम सोने में उकेरा गया है। इस शीर्षस्थ प्रतिभावान व्यक्ति के कार्यों का वर्णन मात्र 4 शब्दों में किया जा सकता है। एक युग बीत गया। जब लिंग तियान को तियानजी मंडप द्वारा पहले स्थान पर रखा गया था, तो विभिन्न ताकतें हिल गईं और वे सभी चुनौती पत्र देने के लिए लिंगजियाओ पवित्र भूमि पर अपने स्वयं के प्रोडिजी लाए। उस समय लिंग तियान की साधना केवल 4 छोर क्षेत्र 5वें स्वर्ग पर थी, फिर भी उसने अपना हाथ लहराया और सभी चुनौती पत्रों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने मौके पर ही सभी नायकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दुनिया की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हराया और नंबर 1 के सिंहासन पर चढ़ गए। बेशक उन पराजित प्रतिभाशाली लोगों में जियांग चुवान, वांग लेई और अन्य भी शामिल थे। प्रोडिजी रैंकिंग में नीचे की ओर देखें तो इस महीने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। जियांग चुवान का नाम आश्चर्यजनक रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि लुओ गैंग, जो मूल रूप से दूसरे स्थान पर थे, तीसरे स्थान पर खिसक गए। जियांग चुवान की पिछली यादों में भी इस लुओ गैंग ने एक औसत दर्जे की छाप छोड़ी। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, लगातार अपने युहुआ स्वर्गीय भवन में रहते थे, और उन्होंने उस लड़ाई में भी भाग नहीं लिया था जहां नायकों ने लिंग तियान को घेर लिया था। लिंग तियान की तुलना में जो शिखर पर खड़ा था, इसकी आभा और भी अधिक रहस्यमय थी। अपनी रैंकिंग में वृद्धि देखकर जियांग चुवान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिभा रैंकिंग में दूसरा स्थान उसके लिए बिल्कुल महत्वहीन था। और वास्तव में सिस्टम के साथ जियांग चुवान के दिल में स्वाभाविक रूप से अहंकार था। क्या होगा अगर वह कोई विलक्षण प्रतिभा या एक राक्षसी संकी हो जिसने एक युग में धूम मचा दी हो? क्या वह खुद से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जिसके पास कोई धोखेबाज था? इसके बाद जियांग चुवान ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। अपनी रैंकिंग में बदलाव के अलावा, जो एक गर्म विषय बन गया, प्रोडिजी रैंकिंग में अन्य शीर्ष 10 रैंकिंग अपरिवर्तित रहीं। दूसरी ओर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट न्यूज ने पिछले महीने खेती की दुनिया में घटित प्रमुख घटनाओं या दिलचस्प घटनाओं को दर्ज किया। पिछले महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 8 चरम डोमेन में झोउ परिवार के पुराने पूर्वज झोउ जिंग ने अपनी ताकत में एक बड़ा सुधार किया, हजारों मील दूर से एक हथेली पर प्रहार किया जिसने आकाश को ढक लिया और टूटी हुई आत्मा चट्टान के सुरक्षात्मक संप्रदाय गठन को चकनाचूर कर दिया। अंत में वह व्यक्तिगत रूप से ब्रोकन सोल क्लिफ पर उतरे और इस संप्रदाय को लगभग उखाड़ फेंका, जो समकालीन राक्षसी पथ के दिग्गजों में से एक था, केवल कुछ बुजुर्ग और शिष्य जो आपदा से बचने के लिए बाहर थे। फिर खबर आई कि लिंग तियान ने सफलतापूर्वक एक दिव्य छत को संघनित कर लिया और महान शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर गया, और जियांग चुवान ने अकेले ही बिना हथियार के 2 विरोधियों को हरा दिया और कौतुक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उनमें से जियांग चुवान ने यह भी देखा कि महान झोउ राजवंश के झोउ राजा का निधन हो गया था, एक नए राजा का सिंहासनारूढ़ हुआ था और राजवंश का नाम बदलकर दाक्सिंग रखा गया था। जियांग चुवान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वांग परिवार अपने कार्यों में काफी निर्णायक है। वे सभी कहते थे कि उनका जियांग परिवार दबंग था, लेकिन वास्तव में एक शक्तिशाली कुलीन परिवार के रूप में किसमें कुछ गुस्सा नहीं था। यदि कोई उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो ये 9 महान परिवार आपके साथ घर नहीं खेलेंगे। खेती की दुनिया की प्रमुख घटनाओं के अलावा पूर्वी महाद्वीप समाचार में दिलचस्प किस्से जनता के बीच सबसे लोकप्रिय थे। यहाँ तक कि कुछ छोटे राजवंशों और छोटे संप्रदायों ने भी अपनी खुशी की घटनाओं को प्रचारित करना तथा तियानजी मंडप में उनका रिकॉर्ड रखना पसंद किया। उदाहरण के लिए पहली बात यह थी कि दा फैंग राजवंश के फैंग वांग ने खबर जारी की कि वह अपनी लांग राजकुमारी के लिए एक योग्य दामाद की भर्ती करने के लिए एक पृथ्वी ग्रेड हथियार को सगाई के उपहार के रूप में देने के लिए तैयार थे। लेकिन आधार ये था कि उन्हें अपने दा फैंग राजवंश द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। पृथ्वी स्तर का हथियार निश्चित रूप से कई ढीले साधकों या युवा साधकों के लिए एक बड़ा आकर्षण था, और दा फैंग राजवंश के आसपास सक्रिय कई साधक वहां आते थे।
हालांकि आज तक कोई भी परीक्षण पास नहीं कर पाया है, अन्यथा तियानजी पवेलियन ने इस समाचार को स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं किया होता। द फैंग राजवंश शब्दों को देखकर जियांग चुवान की भौहें तन गईं। उसे हमेशा ये राजवंश खास तौर पर जाना पहचाना क्यों लगता था। एक क्षण के बाद जियांग चुवान ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या लुओ युवेई द फैंग राजवंश की लांग राजकुमारी नहीं है? लुओ युवेई इस समय कांग्युआन तलवार संप्रदाय में है, लेकिन द फैंग राजवंश उसके लिए विवाह की व्यवस्था कर रहा है। क्या हो रहा है? जियांग चुवान कुछ देर तक इसे समझ नहीं सका, इसलिए उसने समय आने पर सीधे लुओ युवेई से पूछने का फैसला किया। इसके बाद अनेक किस्सों के बीच जियांग चुवान ने आश्चर्यजनक रूप से स्वयं को पुनः देखा। वह समाचार ये था, जियांग चुवान, जियांग परिवार के वर्तमान संत और कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ भाई का याओटियन पवित्र भूमि की संत हुजी के साथ संबंध टूटने का संदेह है और हुजी पवित्र भूमि में आंसू बहा रहे हैं। यातियान पवित्र भूमि के हुजी जियांग चुवान पर उनकी बहुत गहरी छाप थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि उसके पिछले स्व ने उस पर बहुत ध्यान दिया था। सबसे बड़ा कारण था हुजी की आकर्षक काया, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह एक उत्कृष्ट दोहरी साधना काया है, जिससे दोनों पक्षों की साधना को आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। जियांग चुवान के पिछले स्व ने इस आकर्षक काया को प्राप्त करने के लिए उसका पीछा करने के लिए हर तरह की कोशिश की। अब जबकि वह देहांतरित हो चुका था और अब वह एक मूर्ख नहीं था, तो क्या दूसरा पक्ष चिंतित था? अपना सिर हिलाते हुए जियांग चुवान ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अंतिम मैरियट ट्रेजर्स रिकॉर्ड पर चला गया। मैरियट ट्रेजर्स रिकॉर्ड ने दुनिया के सभी सम्राट हथियारों को रिकॉर्ड और रैंक किया। ये रैंकिंग लगभग हर महीने नहीं बदलती थी, क्योंकि सम्राट हथियारों के बीच की लड़ाइयां विनाशकारी होती थीं। जब तक कि इसमें जान मरण का सवाल न हो, कोई भी दो परिवार सम्राट हथियारों से लड़ने के लिए इतने उबे हुए नहीं होते थे। उदाहरण के लिए प्रथम स्थान पर हमेशा स्वर्गीय सम्राट कोलड्रॉन को रखा जाता था। ये हंडा कुनलुन अमर पर्वत में प्रकट हुआ था और किसी भी शक्ति से संबंधित नहीं था, लेकिन ये कैसे प्रकट हुआ और किसने इसे गढ़ा, यह अज्ञात है। स्वर्गीय रहस्य मंडप के उत्तराधिकारियों ने स्वर्गीय सम्राट कोलड्रॉन की गणना को अपना अंतिम लक्ष्य भी बनाया, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ। 10,000 साल पहले एक महान सम्राट ने भी इसे अपने लिए दावा करने की कोशिश की थी, लेकिन स्वर्गीय सम्राट कोलड्रॉन द्वारा उसकी दाव नींव को घायल कर दिया गया था, जिससे उसे अपनी स्वयं की साधना को अपंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वर्गीय सम्राट कोलड्रॉन के अलावा अगले शीर्ष 10 लगभग सभी 5 महान पवित्र भूमि और 9 महान परिवारों के भीतर दिखाई दिए। और जियांग परिवार, जहां जियांग चुवान था, 9 महान परिवारों में से एक था। दूसरे स्थान पर तियानजी पवेलियन की तियानजी प्लेट थी, जो विश्व का सर्वेक्षण कर सकती थी तथा प्राचीन और आधुनिक समय की झलक दिखाने की क्षमता रखती थी। हालांकि कोई भी तियाजी प्लेट की असली शक्ति को नहीं जानता था। त्याजी प्लेट एकमात्र बार 1000 साल पहले दिखाई दी थी, जब राक्षसी पथ के शव पाषण संप्रदाय ने त्याजी मंडप पर हमला करने के लिए शातिर जानवर ताओटी को पुनर्जीवित किया था। तियाजी प्लेट प्रकट हुई और एक राजसी सम्राट की शक्ति उतरी, जिसने सीधे स्वर्ग के रहस्य पर्वत के नीचे ताओटी को दबा दिया। तीसरे स्थान पर लिंगजियाओ पवित्र भूमि का लिंगजियाओ पैगोडा था, जो एक भयानक सम्राट हथियार था जिसे व्यक्तिगत रूप से लिंगजियाओ महान सम्राट द्वारा पोषित किया गया था, जो सब कुछ दबाने में सक्षम था। ऐसी अफवाह है कि लिंगजियाओ पैगोडा की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक अर्ध सम्राट विशेषज्ञ का दबदबा है। शक्ति के मामले में लोग आमतौर पर मानते हैं कि लिंगजियाओ पैगोडा तियाजी प्लेट से बेहतर है। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि तियानजी पवेलियन ने असंख्य खजाने के रिकॉर्ड को संकलित करते समय जानबूझकर अपने सम्राट हथियार को उच्च स्थान दिया था, जो समझ में आता था। इसके बाद जियांग चुवान ने कैंग्युआन तलवार संप्रदाय की कैंगहाई तलवार और जियांग परिवार की पूंछ स्वर्ग सील को भी देखा, जो क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर थीं। फिर जियांग चुवान ने नीचे दी गई रैंकिंग पर केवल लापरवाही से नजर डाली, विभिन्न सम्राट हथियारों की संबद्धता और दिखावट को याद किया और धीरे धीरे स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट को दूर रखा। स्वर्गीय रहस्यों की संयुक्त रिपोर्ट पढ़ने के बाद जियांग चुवान को यह महसूस होने लगा कि यह दुनिया उसकी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय है। विशेष रूप से उन 5 महान पवित्र भूमियों और 9 महान परिवारों के पीछे की शक्ति और भी अथाह थी। जोंगमेन स्क्वायर में लुओ युवेई शांतिपूर्वक भीड़ के बीच से होते हुए पूरे चौक को पार कर गया। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय का मिशन हॉल चौक के किनारे पर बनाया गया था। न केवल मिशन हॉल, बल्कि जोंगमेन स्क्वायर के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में 4 हॉल स्थापित किए गए थे।
वे क्रमशः शिष्यों के लिए मिशन स्वीकार करने हेतु मिशन हॉल, शास्त्र मंडप जिसमें अनगिनत दिव्य क्षमताएं और गुप्त तकनीकें थीं, औषधीय गोली हॉल जिसमें औषधीय गोलियां और आध्यात्मिक सामग्री बेची जाती थी, और न्याय हॉल जो संप्रदाय के कानूनों को नियंत्रित करता था। लुओ युवेई इस समय कुछ और अपेक्षाकृत कठिन आउटडोर मिशनों को स्वीकार करने के लिए मिशन हॉल में आए थे। सबसे पहले वह जल्दी ही पर्याप्त संप्रदाय योगदान अंक जमा करना चाहती थी ताकि उसे आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा सके। दूसरे, हाल के दिनों में ग्रेट एबंडेंस राजवंश ने उसे लगातार पत्र भेजे थे, इस उम्मीद में कि वह जल्द ही राजवंश में वापस आ जाएगी। लुओ युवेई इस मामले के कारण और प्रभाव के बारे में बहुत स्पष्ट थे। महान प्रचुरता राजवंश ने अभी अभी एक नए राजा की स्थापना की थी, और यह आंतरिक और बाहरी परेशानियों का समय था। आसपास के राजवंश हलचल मचा रहे थे, और दा फैंग राजवंश सहयोग करने के लिए एक प्रमुख शक्ति खोजना चाहता था, जिससे संयुक्त रूप से महान बहुतायत राजवंश पर कब्जा कर लिया जा सके। और इस सहयोग के लिए सौदेबाजी की चिप वह थी फैंग वान के वंशजों में एकमात्र बेटी, दा फैंग राजवंश की लांग राजकुमारी। एक विवाह गठबंधन के माध्यम से दा फैंग राजवंश न केवल एक प्रमुख शक्ति का समर्थन प्राप्त कर सका, बल्कि महान प्रचुरता को भी अपने अधीन कर सका, जो वास्तव में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। फैंग वांग ने इस मामले पर लुओ युवेई की राय भी नहीं पूछी थी, जो शाही परिवार के तरीकों की निर्दयता को दर्शाता है। अपने पिछले जीवन में वह शाही परिवार के नियंत्रण से बच गई थी क्योंकि वह जियांग चुवान के साथ दाव साथी बन गई थी। लेकिन अब, हालांकि जियांग चुवान की मदद के बिना, उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक थी। आउटडोर मिशनों को स्वीकार करने के लिए मिशन हॉल में आना भी इस मामले को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दा फैंग राजवंश के पास जाना था। अपने वर्तमान दायरे के लिए उपयुक्त कई संप्रदाय मिशनों को सहजता से स्वीकार करने के बाद लुओ युवेई ने मिशन हॉल छोड़ दिया। हालांकि इस समय मिशन हॉल के बाहर का दृश्य उस समय से बदल चुका था जब वह पहले आई थी। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह को एक राक्षस के समान सुंदर और असाधारण अनुग्रह वाली महिला को घेरे हुए देखा गया। उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उसकी मनमोहक सुंदरता के कारण हर कोई उससे नजरें हटाना असंभव सा हो जाता था। उसी समय जब लुओ युवेई ने सुंदर महिला को देखा तो उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यातियान की पवित्र युवती, वह यहाँ कांग्युआन तलवार संप्रदाय में क्यों है? लुओ युवेई ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि वह हैरान थी, लेकिन लुओ युवेई उत्साह में शामिल नहीं होना चाहती थी, और एक कदम के साथ वह भीड़ को दरकिनार कर जाने वाली थी। लेकिन भीड़ में एक शिष्य ने उसे देखकर अचानक लुओ युवेई की ओर इशारा किया और खुशी से चिल्लाया, पवित्र युवती हूँ, ये किंगलोंग पीक से जूनियर सिस्टर यांग है। यदि आप जियांग शिक्षियों को ढूंढना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि जूनियर सिस्टर यांग आपको वहां ले जा सकती हैं। ये सुनकर लुओ युवेई रुक गई, उसकी आंखों में कभी कभी असामान्य रोशनी चमक उठती थी। जियांग चुवान को ढूंढने आ रहे हैं। हेवनली सीक्रेट्स जॉइंट रिपोर्ट ने अभी अभी खबर जारी की थी, और दूसरा पक्ष पहले ही उसे ढूंढने आ चुका था। लेकिन इस तरह की बात उसके पिछले जीवन में कभी नहीं हुई थी। लुओ युवेई स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रहस्य संयुक्त रिपोर्ट के इस दावे पर विश्वास नहीं करेगा कि जियांग चुवान और हुजी के बीच संबंध टूट गया था। जियांग चुवान की चालाक और भयावह प्रकृति को देखते हुए वह अपने लाभ के लिए क्या नहीं करेगा। ये कहना कि यह प्रेम था केवल दूसरों के आकर्षक शरीर की लालसा करना था। हुजी ने शिष्य की ओर इशारा करते हुए उस दिशा में देखा, उसकी आंखों में मुस्कान उभर आई। उसी समय उसके पीछे नौकरानी के वेश में एक महिला आगे आए और अहंकार से बोली, क्या आप किंगलोंग पीक के शिष्य हैं? हमारी साध्वी को अभी पवित्र संत जियांग के दर्शन के लिए ले जाए। क्योंकि जियांग चुवान न केवल कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ भाई थे, बल्कि जियांग परिवार के वर्तमान संत भी थे। इसलिए कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के बाहर की ताकतें आमतौर पर उन्हें पवित्र संत जियांग के रूप में संदर्भित करती थीं। लुओ युवेई ने अपना सिर घुमाया और दूसरे पक्ष की ओर देखा, एक हतप्रभ भाव दिखाते हुए और धीरे से हंसते हुए कहा, आपने क्या कहा? मेरे कान ठीक नहीं हैं, कृपया इसे दोहराएं। नौकरानी तुरंत घूरने लगी, कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन हुजी ने उसे हाथ से रोक दिया। जियातन, असभ्य मत बनो। हुजी मुस्कुराए और लुओ युवेई की ओर सिर हिलाया, फिर एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और कहा, मिस यांग, मैं आज सचमुच जियांग चुवान को किसी काम से ढूंढने आया हूँ। मैं मुआवजे के तौर पर स्पिरिट कंट्रोल पिल की यह बोतल देने को तैयार हूँ, क्या आप ऐसा करेंगे? जैसे ही ये शब्द निकले, हुजी के हाथ में चीनी मिट्टी की बोतल को देख रहे आसपास के शिष्यों की आंखें तुरंत उत्तेजित हो गईं।
आत्मा नियंत्रण गोली के प्रभाव से साधकों को आध्यात्मिक क्यूई का अधिक आसानी से उपयोग और सक्रियण करने में सहायता मिली। इसका नए प्रवेश प्राप्त शिष्यों या आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से दिव्य क्षमताओं और गुप्त तकनीकों की साधना करते समय, जहां व्यक्ति की आध्यात्मिक क्यूई पर नियंत्रण सर्वोपरि था। दूसरी ओर लुओ युवेई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसे जियांग चुवान को ढूंढने भेजो। वह घर जाकर चुपचाप 100 बार बौद्ध धर्म रथों का पाठ करना पसंद करेगी ताकि जियांग चुवान को जल्द से जल्द परलोक भेज सके। माफ करना, मुझे कुछ और काम है। पवित्र युवती हूँ, कृपया किसी और को ढूंढो। लुओ युवेई ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। क्या यांग युवेई ने वास्तव में यातियान की पवित्र युवती के अनुरोध को मौके पर ही अस्वीकार कर दिया था? इतने उदार मुआवजे के साथ अगर उन्हें 1% भी दिया जाए तो वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये केवल एक दुख की बात थी कि वे किंगलोक शिखर के शिष्य नहीं थे और संप्रदाय के भीतर निजी तौर पर लोगों को अन्य मुख्य चोटियों पर लाने की अनुमति नहीं थी। फूजी का हाथ छोटी चीनी मिट्टी की बोतल को पकड़े हुए थोड़ा कड़ा हो गया और बोतल पर हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आवाज अब पहले जैसी कोमल नहीं रही। क्या तुम सचमुच मना करोगे? यातियान की पवित्र युवती बनने के बाद ये पहली बार था जब फूजी को बाहरी लोगों के सामने उपेक्षित किया गया था। यहाँ तक कि जियांग चुवान, जो प्रतिभा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, एक बार उसके प्यार में पड़ गया था, फिर भी अब किसी ने सार्वजनिक रूप से उसे चुनौती देने का साहस किया। फूजी, जो हमेशा से घमंडी रहे थे, स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सके। लुओ युवेई ने ये सुना और अपने होठों पर नकली मुस्कान ला दी। बेशक, मेरा मामला बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बोलने के बाद लुओ युवेई ज़ोंगमेन स्क्वायर छोड़ने के लिए मुड़े। रुको, क्या तुम जानते हो कि मेरी साध्वी कौन है? उसने तुम्हें इतना उदार मुआवजा देने की पेशकश की थी और तुमने मना करने की हिम्मत की। नौकरानी, जिसका नाम जियातान था, धीमी आवाज में चिल्लाई। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वह लंबे समय से लुओ युवेई को नापसंद करती थी। उसके अच्छे फिगर के अलावा यह महिला शायद ही उनकी संत के बराबर थी। ये सुनकर लुओ युवेई ने अपना सिर घुमाया और एक ठंडी नजर डाली। उसकी चेतना के सागर में अंधेरा शास्त्र कांप उठा और झांझ तकनीक अचानक सक्रिय हो गई। आह! जियातान को तुरंत ही चेतना सागर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसने पीड़ा से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी। उसने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आत्मा अत्यंत कमजोर हो गई। आसपास की भीड़ ने ये देखा और पीछे हट गई, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थी। इस समय फूजी का चेहरा बदसूरत था। उसका निचला होंठ कसकर काटा हुआ था। उसकी निगाहें लुओ युवेई पर टिकी थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने वास्तव में क्या किया? अपनी नौकरानी पर बिना उसकी जानकारी के अचानक हमला करने में सक्षम होना। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से किंगलोक पीक का एक साधारण शिष्य नहीं था। दूसरी ओर लुओ युवेई इस समय मासूम दिख रही थी और अपना सिर खड़खड़ाते ड्रम की तरह हिला रही थी। यह मैं नहीं था, मैंने बस उसे देखा और उसने खुद खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गई। जब वह बोल रही थी तो वह अपने हृदय में झांझ तकनीक की शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जीवन में पासी घाटी से बाहर आने के बाद जियांग चुवान की ताकत बहुत बढ़ गई थी, भले ही उसके राज्य में कोई सुधार नहीं हुआ था। आप यहाँ कौन परेशानी पैदा कर रहा है? इससे पहले कि फूजी दोबारा बोल पाती, हवा में से एक शक्तिशाली आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि न्याय भवन की पोशाक पहने 2 शिष्य ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। उनकी निगाहें तेज हैं। न्याय भवन के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। मुझे अचानक याद आया कि कल मेरी तलवार उड़ाने के लाइसेंस की परीक्षा है। मुझे वापस जाकर तैयारी करनी होगी। मुझे भी याद आया, मेरा लाइसेंस भी इसी साल खत्म हो रहा है। भाई साहब आगे हैं, मेरा इंतजार करो। ... न्याय के हॉल के शिष्यों के आगमन के साथ आसपास के शिष्य तुरंत तितर बितर हो गए। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में शिष्यों को सबसे अधिक भय उच्च पदस्थ बुजुर्गों से नहीं था, लेकिन न्याय का हॉल, जो संप्रदाय के कानूनों को नियंत्रित करता था, जिसके सभी शिष्य अपने कार्यों में अत्यधिक प्रतिभाशाली और निर्णायक थे। अब जबकि किसी ने खून की उल्टी की थी और वह जमीन पर गिर गया था, तो अन्य लोगों ने उत्साह में शामिल होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सामूहिक झगड़े की गलती समझ लिया जाए और ऐसी स्थिति में उनके पास अपनी बात रखने के लिए कोई स्थान न बचे। न्याय भवन के एक शिष्य लियू यू तेजी से आगे बढ़े और एक झटके में लुओ युवेई और दूसरे व्यक्ति के बीच आ गए। उसने जियातान की ओर देखा, जो बेहोश हो गया था,
और सख्ती से पूछा, आखिर हुआ क्या? न्याय शिष्य के हॉल को देखकर लुओ युवेई की आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे लियू यू के सामने आए, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और मुस्कुराए, वरिष्ठ भाई, ये सब मेरा ही काम है, मुझे ले चलो। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद कुछ लोग दंग रह गए और लुओ युवेई को हैरान भाव से देखने लगे। लियू यू ने देखा कि लुओ युवेई ने अचानक इसे इतने खुले तौर पर स्वीकार कर लिया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ओह, तो फिर मेरे साथ न्याय भवन में आओ। बोलने के बाद लियू यू आत्मा बंधन रस्सी को बाहर निकालने वाला था, फिर उसने इसके बारे में सोचा और उसे वापस रख दिया। लियू यू स्वाभाविक रूप से हु जी की पहचान जानता था, लेकिन ये कैंग्युआन तलवार संप्रदाय था। वह अभी भी कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के अपने शिष्य की रक्षा करने की कोशिश करेगा। सबसे बुरी स्थिति में वह उसे न्याय के हॉल में ले जाएगा और फिर उसे रिहा कर देगा। वह इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने दे सकता था, अन्यथा यह इस जूनियर बहन के भविष्य को बहुत प्रभावित करेगा। लुओ युवेई को समझ नहीं आया कि लियू यू क्या सोच रहा है। उसने सक्रिय रूप से उसे ले जाने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि उसे न्याय भवन के प्रमुख एल्डर डू जुएयान का ख्याल आ रहा था। शायद वह दा फैंग राजवंश के मामले के संबंध में उससे मदद मांग सकती थी। न्याय के शिष्य द्वारा लुओ युवेई को ले जाने के कुछ ही देर बाद एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे हु जी के सामने उतरा। नवागंतुक को देखकर हु जी ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, धीरे से अपने हाथ से दूसरे व्यक्ति की छाती को थपथपाया और प्यार से कहा, चुवांगे, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? जो व्यक्ति वहां पहुंचा उसका नाम जियांग चुवान था। वांग एरेक्सियोन की यह रिपोर्ट सुनने के बाद कि लुओ युवेई और हु जी जोगमेन स्क्वायर में लगभग झगड़ने वाले थे, वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन लुओ युवेई बिना किसी निशान के पहले ही गायब हो चुका था। जियांग चुवान ने उस छोटे से हाथ की ओर देखा जो अभी भी उसकी छाती को थपथपा रहा था और भौहें चढ़ा ली। फिर उसने अचानक हु जी की कलाई पकड़ ली, जिससे वह दर्द से कराह उठी। चुवांगे, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। जैसा कि उसने कहा, उसकी दयनीय और मोहक आड़ू के फूल जैसी आंखों के साथ इस समय हु जी की उपस्थिति निस्संदेह अनगिनत युवा पुरुषों को आकर्षित कर सकती थी। जियांग चुवान ने उसे जाने नहीं दिया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसने धीरे से पूछा, लुओ युवेई कहाँ गया? उसे आपके न्याय सदन के लोग ले गए थे, हु जी ने सच्चाई से उत्तर दिया। किसी कारण से वह अब जियांग चुवान की आंखों में पहले वाली चिंता नहीं देख पा रही थी, केवल अपरिचितता की एक मजबूत भावना देख पा रही थी। ये सुनकर जियांग चुवान ने अंततः हु जी की कलाई छोड़ दी और भौहें चढ़ाकर अकेले में विचार करने लगा। जियांग चुवान को न बोलते देख हु जी ने दुखी होकर कहा, चुवांगे, लुओ युवेई ने न केवल बेतहाशा बात की, बल्कि जियो टैन को तब तक पीटा जब तक कि उससे खून की उल्टी नहीं हुई और वह गिर नहीं गई। जियो टैन की अच्छी तरह से रक्षा न कर पाना मेरी गलती है। बोलते हुए उसने जियाओ टैन की ओर इशारा किया, जो अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। लेकिन जब हु जी ने अपना सिर फिर से घुमाया तो जियांग चुवान का आकार पहले ही गायब हो चुका था। हु जी के दिल में एक मिठास सी महसूस हुई और वह खुद से बुदबुदाई, मुझे पता था कि चुवांगे अब भी मेरी परवाह करता है। उसे जरूर कुछ परेशानी हुई होगी क्योंकि वह हाल ही में मुझसे मिलने नहीं आया है। अपने मन में उसने ये भी कल्पना करना शुरू कर दिया कि जियांग चुवान उसके लिए लुओ युवेई को जोर से डांट रहा है और उसे क्रूर यातना दे रहा है। इस बार हु जी अपने रिश्ते की पुष्टि करने के लिए जियांग चुवान को खोजने के लिए कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में आए। पिछले कुछ दिनों में जियांग चुवान की चिंता और साथ के कभी कभार आने वाले संदेशों के बिना उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ कमी है। अब जब उसने जियांग चुवान को फिर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसके दिल में कितना महत्वपूर्ण था। न्याय भवन के अंदर लुओ युवेई और डू जुएयान चाय की मेज पर आमने सामने बैठे थे। डू जुएयान ने चाय का एक घूंट लिया और लुओ युवेई को प्रशंसा से देखा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल दूसरे व्यक्ति की चिकित्सा कौशल अद्वितीय थी, बल्कि उसकी चाय कला भी इतनी उत्कृष्ट थी। तो आप चाहते हैं कि मैं दा फैंग राजवंश पर दबाव बनाने के लिए खबर जारी करूं? डू जुएयान ने धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए पूछा। इस समय डू जुएयान ने स्पष्ट रूप से लुओ युवेई की असली पहचान का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। लुओ युवेई ने सिर हिलाया, हाँ एल्डर डू, यह मामला इस शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते बोलते उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका आ गई। उसने उसे चाय की मेज पर रखा और धीरे से डू जुएयान की ओर बढ़ा दिया। एल्डर डू, यह एक दिव्य क्षमता की गुप्त कला है जो इस शिष्य को वर्षों पहले संयोग से प्राप्त हुई थी, लेकिन इस शिष्य की योग्यता बहुत मंद है और मैं आज तक इसे विकसित करने में सफल नहीं हुआ हूँ।
मुझे आशा है कि एल्डर डू इसे स्वीकार करेंगे। डू जुयान मुस्कुराए। भले ही लुओ युवेई ने उसे ये दिव्य क्षमता वाली गुप्त कला नहीं दी थी, फिर भी उसने मूल रूप से इस उपकार से उसकी मदद करने का इरादा किया था। इसके अलावा एक नए शिष्य के पास और क्या अच्छी चीज हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वह एक पृथ्वी स्तरीय साधना तकनीक ही होगी। डू जुएयान ने लापरवाही से अपने सामने रखी छोटी पुस्तिका उठा ली और इरादा किया कि उसे कुछ बार पलटकर रख देगी। लेकिन जितना अधिक वह पढ़ती गई, उतना ही अधिक वह चौंकती गई और पुस्तक के कोने को पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखकर लुओ युवेई मंद मंद मुस्कुराए। उसे बहुत पहले से पता था कि इसका ऐसा असर होगा। ये गुप्त कला उसे पिछले जन्म में संयोगवश प्राप्त हुई थी, जब वह एक निश्चित क्षेत्र में गई थी। चूंकि वह उस समय पहले से ही महान संत क्षेत्र में थी, इसलिए संत श्रेणी की दिव्य क्षमता वाली गुप्त कला उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी और उसकी विशेषताएं उसके साथ पूरी तरह मेल नहीं खाती थीं। उस समय उसने उसे केवल याद किया था, उसकी साधना नहीं की थी। अब डू जुएयान को उसकी मदद के लिए पुरस्कार के रूप में यह देना उचित था। जब तक डू जुएयान मदद करने को तैयार रहेगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यह दिव्य क्षमता आपको कहां से मिली? डू जुएयान ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। पुस्तिका की सारी सामग्री पढ़ने के बाद उसका मन बहुत हिल गया। डू जुएयान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक नए शिष्य ने उसे जो कुछ दिया है वह वास्तव में एक संत ग्रेड दिव्य क्षमता गुप्त कला होगी, और यह एक बर्फ विशेषता वाली हाथ की मुहर भी थी जो उसके साथ काफी संगत थी। उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल और चाय कला, और अब एक सेंट ग्रेड दिव्य क्षमता की पेशकश। अगर उसने पहले से लुओ युवेई की हड्डियों की उम्र नहीं देखी होती और यह नहीं जानती होती कि वह वास्तव में 100 साल से कम उम्र की है। डू जुएयान को तो ये भी संदेह था कि दूसरा पक्ष एक बूढ़ी डायन थी जो आत्मा बन गई थी और यहाँ मौज मस्ती करने आई थी। लुओ युवेई ने वह स्पष्टीकरण बताया जो उसने पहले ही तैयार कर लिया था। सालों पहले ये शिष्य गलती से एक चट्टान से गिर गया था और जागने पर अप्रत्याशित रूप से एक अमर गुफा में पहुंच गया। ये दिव्य क्षमता वहीं से प्राप्त हुई थी, लेकिन इस शिष्य के चले जाने के बाद वह अमर गुफा क्षितिज में लुप्त हो गई, बिल्कुल एक स्वप्न की तरह भ्रमपूर्ण। ये सुनकर डू जुएयान ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर समझ का भाव दिखाई दिया। लगता है तुम गलती से किसी गुप्त लोक में प्रवेश कर गए हो। ऐसा अवसर पाकर तो मुझे भी ईर्ष्या हो जाएगी। समय आने पर मैं व्यक्तिगत रूप से द फैंग राजवंश के पास जाऊंगा। हालांकि वे जियांग परिवार के अधिकार क्षेत्र में हैं, फिर भी जियांग परिवार मुझे सम्मान देगा। डू जुएयान का जवाब पाकर लुओ युवेई ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। इस समय न्याय भवन से एक महिला शिष्य दौड़कर आए और डू जुएयान के कान में कुछ फुसफुसाया। डू जुएयान ने एक भान उठाए और उसी समय लुओ युवेई की ओर उसकी निगाहें और अधिक दिलचस्प हो गईं। उसने हाथ हिलाकर कहा, मैं समझ गई, आप जा सकते हैं। महिला शिष्या के चले जाने के बाद डू जुएयान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न्याय भवन में मुझसे तुम्हें जाने देने के लिए कहने आया था। ये सुनकर लुओ युवेई भ्रम में पड़ गया। डू जुएयान के अलावा उसे संप्रदाय में किसी अन्य उच्च रैंकिंग वाले बुजुर्ग व्यक्ति से दोस्ती करने की याद नहीं थी। आखिरकार जो लोग सीधे डू जुएयान को संदेश भेज सकते थे, उनमें से अधिकांश ऐसे व्यक्ति थे जो उसके बराबर खड़े हो सकते थे। ठीक है, नाटक करना बंद करो, चलो, जियांग चुवान बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डू जुएयान ने सिर हिलाया और हंसी। वह इन युवा शिष्यों के बीच के प्रेम संबंधों को समझना नहीं चाहती थी। इन शब्दों पर लुओ युवेई की अभिव्यक्ति पहले से भी अधिक हैरान और भ्रमित हो गई। जियांग चुवान, उसे कैसे पता चला कि मैं न्याय के हॉल में था? और वह ऐसा क्यों कर रहा है? लुओ युवेई हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसा इंसान जो सिर्फ मुनाफे में दिलचस्पी रखता है, उसे बचाने की क्या वजह होगी। लुओ युवेई को वहीं जमी हुई देखकर डू जुएयान उठा और उसे खींच लिया। ठीक है, मैं ये बात नहीं फैलाऊंगा। जल्दी जाओ और जाओ, उसे इंतजार मत करवाओ। डू जुएयान ने सोचा कि दूसरा पक्ष शर्मिंदा था क्योंकि मामला उजागर हो गया था और उसे डर था कि वह दूसरों को उनके रिश्ते के बारे में बता देगी। लुओ युवेई ने एक तनावपूर्ण मुस्कान दिखाए, फिर सिर हिलाया और न्याय भवन से अकेले बाहर चला गया। न्याय भवन के बाहर जियांग चुवान प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसकी निगाह न्याय भवन के अंदरूनी हिस्से पर टिकी हुई थी। उन्हें इस बात से परेशानी हुई कि हू जी भी किसी तरह एक शिष्य से रास्ता पूछकर उनके पीछे आ गए थे। वह अब उसके बगल में खड़ी थी, उसके गाल लाल हो गए थे, उसकी आंखें जियांग चुवान को देखते हुए श्रद्धा से भरी हुई थीं। हू जी की प्रतिक्रिया ने जियांग चुवान को अवाक कर दिया।
उन्होंने अपने पूर्ववर्ती की यादों को याद करते हुए बताया कि यद्यपि वह अक्सर बिगड़ैल व्यवहार करती थी, लेकिन वह कभी इतनी चिपकी हुई नहीं थी कि लगभग खुद को उनके खिलाफ दबा लेती थी। तभी कदमों की आहट गूंजी। लुओ युवेई न्याय भवन से बाहर आए। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी भी जियांग चुवान के वहां होने के उद्देश्य पर विचार कर रही थी। प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर उसने अंततः जियांग चुवान के बगल में खड़े हु जी को देखा। हालांकि जिस नौकरानी को लुओ युवेई ने झांसे तकनीक से मारा था, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गई, वह उसके पीछे नहीं आई थी। संभवतः उसे इलाज के लिए भेजा गया था। ये दोनों सचमुच एक जैसे पक्षी हैं। लुओ युवेई ने मन ही मन कोसा। अपने विचारों के बावजूद लुओ युवेई ने लगातार जियांग चुवान के सामने अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके गाल लाल हो गए और वह मीठी, नाजुक आवाज में बोली, जियांग शिक्सियोंग, मैं अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जियांग चुवान लुओ युवेई के सामने खड़ा था। उसकी अचानक ऊंची आवाज सुनकर चौंक गया और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय हु जी पूरी तरह से हतप्रभ थे। जब वह पहले मेरे साथ आक्रामक थी तो वह ऐसी नहीं थी। क्या यह महिला सचमुच सोचती है कि अपनी आवाज को नाजुक बनाकर वह चुवानगे को अपने चंगुल से मुक्त करवा सकती है? अपनी बड़ी छाती के अलावा इस महिला के पास कोई अन्य लाभ नहीं है। लेकिन अगले ही पल जियांग चुवान की हरकतों ने हु जी को हैरान कर दिया। ये तो बस एक नौकरानी को चोट पहुंचाने जैसा था। अगर फिर कभी ऐसी स्थिति आए तो कह देना कि तुम किंगलोंग पीक से हो और मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करता है। फिर जियांग चुवान ने किंगलोंग चोटी की दिशा में इशारा करते हुए कहा, हालांकि मुझे इतनी दूर तक लाने के लिए सजा के तौर पर शिखर पर वापस जाओ और संप्रदाय के कानूनों की 10 बार नकल करो। हु जी पास खड़े होकर जियांग चुवान की बातें स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। जियांग चुवान के शब्दों में वह खलनायक कैसे बन गई? क्या चुवानगे यहाँ लुओ युवेई को ढूंढने और उसके प्रति अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं आई थी? क्या संप्रदाय के कानूनों की 10 बार नकल करना ही काफी है? लुओ युवेई ने अपना मुंह खोला और जियांग चुवान को जटिल भाव से देखा। जियांग चुवान का स्वर अभी गंभीर था। ऐसा नहीं था कि वह लापरवाही से बोल रहा था। एक क्षण के लिए तो वह ये नहीं बता सकी कि कौन सा जियांग चुवान असली है, इस जीवन वाला या पिछले जीवन वाला। ठीक है, जियांग तारांकन शिक्सियोंग, लुओ युवेई ने कुछ खाली भाव से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ऐसा कहकर वह तुरंत अपनी तलवार लेकर वहां से चली गई। जब तक लुओ युवेई अपने पीछे जियांग चुवान को नहीं देख सकी, तब तक उसने अंततः सांस नहीं छोड़ी। लेकिन अचानक, जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, उसे एहसास हुआ कि वह झांसे तकनीक भूल गई है। उसने सोचा कि जियांग चुवान को पता चल गया होगा कि उसने पासी घाटी के गुप्त क्षेत्र से उत्कृष्ट विरासत ले ली है और इस प्रकार वह उसके लिए एक जाल बिछाना चाहता था ताकि वह स्वेच्छा से झांसे तकनीक सौंप दे। लुओ युवेई ने अपने होंठ भींचे और धीरे से कहा, वास्तव में असामान्य चीजों के पीछे हमेशा एक कारण होता है। ... दूसरी ओर, मूल रूप से जब जियांग चुवान ने अपने मन में सिस्टम की रिपोर्ट सुनी कि लुओ युवेई का हॉटथ्रोब इंडेक्स -70 तक पहुंच गया था, तो वह मन ही मन प्रसन्न हुआ। लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही देर बाद सिस्टम की यांत्रिक आवाज फिर से गूंज उठी। डिंग! कॉन्ट्रैक्ट टारगेट लुओ युवेई की मेजबान के बारे में धारणा और भी गिर गई है। हॉटथ्रोब इंडेक्स -80। धत्तेरी की! जियांग चुवान मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। आखिर उस मूर्ख महिला लुओ युवेई ने अब क्या कल्पना की थी? जियांग चुवान के फैसले को स्वीकार न कर पाने वाली हु जी गुस्से से उबल रही थी। उसने जियांग चुवान की आस्तीन जोर से खींची और जोर से कहा, जियांग चुवान, तुमने तब क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरी रक्षा करोगे। क्या तुम सब भूल गए हो? ये सुनकर जियांग चुवान ने अपनी भौहें उठाईं, अपना सिर नीचे किया और गहरे मुस्कुराए। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पूर्ववर्ती ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन उनके पूर्ववर्ती के स्वभाव को देखते हुए, जब तक इसमें लाभ शामिल हो, उन्हें 10,000 लोगों के सामने ऐसी बातें कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या तुम सचमुच ऐसी बचकानी बातों पर विश्वास करते हो? जियांग चुवान ने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में उपहास किया। अब हु जी के साथ अकेले वह दिखावा जारी रखने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। एक पहलू में वर्तमान जियांग चुवान और उनके पूर्ववर्ती आश्चर्यजनक रूप से समान थे। यानी प्रेम और स्नेह को उन्होंने कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा। सत्ता और अधिकार की तुलना में स्त्रियां उनके लिए महत्वहीन थीं। ये सुनकर हु जी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। क्षण भर के लिए वह विश्वास नहीं कर पाए कि ये शब्द जियांग चुवान उससे कहेंगे।
इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जियांग चुवान ने कांग्युआन तलवार संप्रदाय के पर्वतीय द्वार की ओर इशारा किया और फिर कहा, अगली बार जब आप इस युवा मास्टर को देखना चाहें तो पहाड़ी द्वार पर प्रतीक्षा करना याद रखें। जैसे ही उसके शब्द निकले, हु जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, धीरे धीरे सांस छोड़ी और फिर खुद को रोक नहीं सकी और जियांग चुवान के दाहिने गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे एक चमकदार लाल हाथ का निशान बन गया। जियांग चुवान, तुम कमीने! ऐसा कहकर हु जी मुड़ी और चली गई और सीधे कैंग्युआन तलवार संप्रदाय से बाहर निकल गई, यहां तक कि क्रोध में अपनी दासी को भी भूल गई। जियांग चुवान को अपने गाल पर जलन महसूस हुई और वह दर्द से हौंफने लगा। ये औरत बहुत जोर से मारती है। उसे अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए गए पापों की कीमत चुकानी पड़ी। वह सचमुच बलि का बकरा था। हालांकि हु जी से छुटकारा पाना उसके लिए अच्छी बात थी। अब उनकी भविष्य की योजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगी। जियांग चुवान ने हु जी पर झांसे तकनीक के प्रभावों का परीक्षण करना चाहा था, क्योंकि उन्हें याओटियन पवित्र भूमि की पवित्र युवती का दर्जा प्राप्त था। यदि वह उसे कठपुतली में बदल सके तो इससे उसे भविष्य में बहुत मदद मिलेगी। दुर्भाग्यवश उसका दव रक्षक हमेशा उसके साथ रहता था, जिससे उसके लिए कार्य करने का अवसर पाना असंभव हो जाता था। हु जी के कैंग्युआन तलवार संप्रदाय से उग्र प्रस्थान की खबर आधे दिन से भी कम समय में पूरे 8 चरम डोमेन में फैल गई। क्या तुमने सुना? हमारे जियांग शिक्सियोग और यातियान की पवित्र युवती का सचमुच ब्रेकअप हो गया है। मुझे पता है, मैं उस समय पहाड़ी द्वार पर था। मैंने यातियान की पवित्र युवती को लाल आंखों से गुस्से से भरी हुई भागते हुए देखा। तो जियांग शिक्सियोग अब सिंगल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास फिर से मौका है। पहले जाकर आईने में देखो, ठीक है। यातियान की पवित्र युवती भी जियांग शिक्सियोग की नजर में नहीं आ सकी। तुम सपना देख रही हो। क्या मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। किंगलोग चोटी पर वापस जाते समय जियांग चुवान ने अपने बारे में चर्चा के अलावा कुछ नहीं सुना। उसे इसकी परवाह नहीं थी। खेती की दुनिया इस समय उथल पुथल में थी और ऐसी छोटी मोटी बातें जल्द ही जनता द्वारा पूरी तरह से भुला दी जाएंगी। किंगलोग पीक पर लौटते हुए जियांग चुवान का सामना जियांग शियुरान से हुआ। एक क्षण तक वे एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले स्थिर खड़े रहे। जियांग चुवान ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अचानक याद आया, मुझे अभी भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही वह बोला, उसके पैर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगे। रुकना! जैसे ही जियांग चुवान जाने के लिए मुड़ा, जियांग शियुरान ने अचानक उसे पुकारा। जियांग चुवान रुक गया, उसका शरीर अकड़कर घूम गया और उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। जियांग शियुरान ने जियांग चुवान के चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहे थप्पड़ के निशान की ओर इशारा किया और पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? जब उसने ये कहा तो जियांग शियुरान के होठों पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। आखिरी बार उन्होंने अपने अधर्मी बेटे को कुछ साल पहले लिंगजियाओ पवित्र भूमि में असफलता का सामना करते देखा था और अब उसे फिर से एक मुश्किल स्थिति में देखकर किसी कारण से जियांग शियुरान को थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। जियांग चुवान के पिता होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जियांग चुवान के मन में कभी भी हु जी के लिए भावनाएं नहीं थी। अब जो कुछ हुआ वह जियांग चुवान द्वारा वर्षों पहले बनाए गए कर्म का परिणाम था। जियांग चुवान ने अपने दाहिने गाल को छुआ, जो सुन्ना हो गया था, और उदासीनता से कहा, पिताजी, आप तो जानते ही हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जियांग चुवान को विश्वास नहीं था कि उसके पिता, जिनके पूरे कांग्युआन तलवार संप्रदाय में जासूस थे, उन्हें हु जी द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बारे में पता नहीं चलेगा। जियांग शियुरान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर अपनी आस्तीन लहराते हुए उनकी आकृतियां तुरंत किंगलोग पीक के शिखर पर अमर गुफा में प्रकट हुई। जियांग चुवान को जियांग शियुरान द्वारा अचानक टेलीपोर्ट किए जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। वह चाय की मेज पर चला गया, बैठ गया, अपने पैरों को पार किया और कहा, पिताजी, आप अचानक इतने रहस्यमय क्यों हो गए हैं? क्या परिवार में कुछ हुआ है? ये सुनकर जियांग शियुरान ने अपना सिर हिलाया, परिवार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी माँ ने मुझे एक संदेश भेजा। माँ? जियांग चुवान ने एक भौं उठाए, एक बार फिर विचारों में खो गया। उसकी माँ आन हन्यू पीच ब्लॉसम क्षेत्र के एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय 100 फ्लावर्स वैली की घाटी गुरु लगती थी। पिछले दिनों उसने और जियांग शियुरान ने जो अमर काढ़ा पिया था, वह उसकी माँ ने भेजा था। अब जब जियांग शियुरान ने अचानक ये बात उठाई तो ये स्पष्ट था कि उसकी माँ को उससे कुछ कहना था। माँ मुझे पत्नी से मिलवाने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? जियांग चुवान ने आधे मजाक में कहा। एन हान्यू की 100 फूलों की घाटी महिला शिष्यों से भरी हुई थी। यदि जियांग चुवान को चुनना होता
तो संभवतः वह 10 दिनों के बाद भी फूल चुनना समाप्त नहीं कर पाता। ओह! जियांग ज़ियुरान ने अचानक जियांग चुवान की ओर देखा, उसका स्वर उलझन भरा था। तुम्हें कैसे पता चला? जियांग चुवान ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया। तुम्हारी माँ ने कहा कि निंग परिवार ने कई बार सगाई के संकेत दिए हैं, और वह इस शादी से काफी संतुष्ट है। अब जबकि निंग शिनबी किंगलोंग पीक पर है, तुम उसके साथ और अधिक बातचीत कर सकते हो और भावनाएं विकसित कर सकते हो। फिर जियांग ज़ियुरान ने विषय बदल दिया। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि युवक आपके अपने विचार हैं। इस विवाह को अंतिम रूप देने से पहले, यदि आप एक उपयुक्त दांव साथी ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपके लिए आपकी माँ से बात करूंगा। हम आपकी सगाई के लिए इतने उत्सुक इसलिए हैं क्योंकि हमारे जियांग परिवार का पैतृक परीक्षण स्थल जल्द ही फिर से खुलने वाला है। पैतृक परीक्षण स्थल में हमेशा से यह नियम रहा है कि केवल 2 लोग जो विवाहित हैं और दांव साथी बन गए हैं, एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। आप मेरे जियांग परिवार के पवित्र पुत्र हैं, और आपको पैतृक परीक्षण मैदान के इस उद्घाटन में भाग लेना चाहिए। ये सुनकर जियांग चुवान को सिरदर्द होने लगा। उसने अभी अभी एक हुजी को छोड़ा था, और अब उसका अपना परिवार उसे एक ब्लाइंड डेट पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि पैतृक परीक्षण स्थल निश्चित रूप से उसके लिए सबसे तेज और शक्तिशाली बनने का रास्ता था। लेकिन निंग परिवार जियांग परिवार की तरह 9 महान परिवारों में से एक था। इस विवाह से जियांग चुवान को बहुत लाभ नहीं हो सकता था, और उसने कुछ दिन पहले ही निंग परिवार के सभी प्रतिभाशाली लोगों को नाराज कर दिया था। तथापि एक ऐसी महिला के बारे में बात करना जो वर्तमान में विवाह और व्यक्तिगत हितों को अपनी अधिकतम क्षमता तक जोड़ सकती है। ऐसा लग रहा था कि सचमुच उस समय यदि पैतृक परीक्षण भूमि का इनाम 10,000 गुना लौटा दिया जाता था। जियांग चुवान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जियांग चुवान की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई, और उसने गंभीरता से कहा, इस मामले के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। इसके अलावा मेरे दिल में पहले से ही एक महिला है। इस समय जियांग चुवान के दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी। चाहे दूसरा पक्ष सहमत हो या न हो, उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर नर्म तरीके काम नहीं करते तो वह कठोर तरीके अपनाता। ओह, कोई औरत है जो तुम्हें नौजवान अपना दीवाना बना सकती है। जियांग शियुरान ने जियांग चुवान को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। उसने केवल यही सोचा कि जियांग चुवान मना करने का बहाना ढूंढ रहा है। क्या एक पिता के रूप में उन्हें यह नहीं पता था कि जियांग चुवान हाल ही में किसी महिला के संपर्क में था? यातियान पवित्र भूमि से हु जी के अलावा केवल यांग युवेई थे जिन्होंने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था। लेकिन उस महिला का रूप रंग साधारण था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसके बेटे को ऐसी सुंदर महिला में रुचि हो। जियांग चुवान ने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे इधर उधर हिलाते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, तुम्हें भी उसे जानना चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि वह कौन है। ल्यूओ युवेई की 2 पहचान थी, एक महान बहुतायत राजवंश की लांग राजकुमारी थी और दूसरी किंगलोंग पीक की शिष्या थी। जियांग शियुरान ने उनसे दोनों ही रूपों में मुलाकात की थी। बिना कुछ और कहे जियांग चुवान ने एक कप चाय पी, फिर धीरे से उठकर चला गया। जियांग शियुरान को गहरी सोच में छोड़ दिया। काफी देर बाद जियांग शियुरान ने अपना सिर हिलाया। हाय, जियो चुवान को अपने मामले खुद तय करने दो। कांग्युआन तलवार संप्रदाय शांत और शांतिपूर्ण दिखाई दिया, लेकिन गुप्त रूप से अंतर्धाराएं लंबे समय से उमड़ रही थीं। अब चूंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए उसके पास अन्य मामलों से निपटने के लिए समय नहीं था। अमर गुफा में लौटते समय बहुत देर हो चुकी थी। इस समय किंगलोंग पीक उज्ज्वल रूप से प्रकाशित था और चमकदार आग की रोशनी जियांग चुवान के चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। इससे वह, जो मूलतः अपने सफेद वस्त्रों में अलौकिक दिखते थे, अधिक व्यावहारिक दिखाई देने लगे। जियांग चुवान अमर गुफा के शीर्ष पर अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था, उसकी निगाह ऊपर तारों से भरे रात के आकाश पर टिकी हुई थी। अचानक एल्डर वू की आकृति चुपचाप जियांग चुवान के पीछे अंधेरे से उभरी। वह जियांग चुवान से 3 मीटर पीछे रुका, अपने हाथों को कप के आकार में किया और सम्मानपूर्वक कहा, युवा गुरु, जिस महिला को आपने इस बूढ़े नौकर से ढूंढने के लिए कहा था, वह 1 घंटे पहले कैंग्युआन तलवार संप्रदाय छोड़ गई थी। एल्डर वू ने जिस महिला का उल्लेख किया था, वह स्वाभाविक रूप से ल्यू युवेई थी, जो न्याय के हॉल से बाहर आई थी। जियांग चुवान ने उदासीनता से कहा, एल्डर वू, आपको मेरे लिए आत्मा गाड़ी तैयार करने के लिए थोड़ी देर में फिर से कष्ट उठाना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक मैं चला जाऊंगा, तुम मेरे पिता के पास रह सकते हो। हाँ, युवा मास्टर। एल्डर वू की आकृति को रात में गायब होते देख जियांग चुवान के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी।
लगता है वो मूर्ख महिला आज सुबह किसी बाहरी मिशन पर मिशन हॉल गई थी। क्या इस समय वहां से निकलकर वो द फैंग राजवंश में वापस जाना चाहती थी? बात तो सही थी। उसके पिता उसे लगभग बेच ही रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे वापस जाकर देखना ही था। कुछ देर सोचने के बाद जियांग चुवान ने एक कदम उठाया और उसकी आकृति तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। इस समय जोंगमेन स्क्वायर में अभी भी कई शिष्य आते जाते रहते थे। मिशन हॉल, जो कि मिशनों को संभालने के लिए संप्रदाय का विभाग था, स्वाभाविक रूप से दिन में 12 घंटे खुला रहता था। हालांकि इतनी देर हो चुकी थी कि मिशन हॉल के आसपास का क्षेत्र सुनसान हो गया था। केवल एक रात्रि पाली का शिष्य और एक बाहरी एल्डर ही ड्यूटी पर थे। जियांग चुवान अपने हाथ पीठ पर रखे मिशन हॉल में चला गया। रात्रिपाली का शिष्य, जो प्रवेश द्वार पर आधा सोया हुआ था, तुरंत जाग गया। वह जल्दी से भागकर आया, उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। जियांग शिक्सियो, क्या आप एक मिशन को स्वीकार करने के लिए इतनी देर से यहाँ आए हैं? मूलतः इस रात्रिपाली के शिष्य ने प्रभारी एल्डर द्वारा उसे रात्रिपाली में स्थानांतरित करने के बारे में थोड़ी शिकायत की थी, जिसके कारण उसे विभिन्न चोटियों के शिष्यों के साथ मेलजोल करने के कई अवसर गंवाने पड़े। लेकिन अब जब उसने जियांग चुवान को देखा तो वह उस प्रभारी बुजुर्ग के प्रति कृतज्ञता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये जियांग शिक्सियोन कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिलों में आदर्श था। जियांग चुवान ने रात्रिपाली के शिष्य की ओर देखा, लापरवाही से एक उच्च श्रेणी का आत्मा पत्थर फेंका और उदासीनता से कहा, आज कौन सा एल्डर ड्यूटी पर है? एल्डर ही आज ड्यूटी पर हैं। मैं तुरंत एल्डर ही को संदेश भेजकर आपके आगमन की सूचना दूंगा। नाइट शिफ्ट के शिष्य की आंखें स्पिरिट स्टोन को देखते ही चमक उठी और उसने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। बोलते समय उन्होंने एक संचार जेड स्लिप निकाली और उसमें आध्यात्मिक क्यूई डालना शुरू कर दिया। संचार जेड स्लिप धीरे धीरे हरे रंग में चमक उठी और रात की शिफ्ट के शिष्य की आवाज थोड़ी चिंतित लग रही थी। एल्डर हे, जियांग शिक्सियोंग यहाँ है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तुरंत संचार जेड स्लिप के अंदर से एक गुस्से वाली आवाज आई। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि शिष्य आए तो उन्हें अपना मिशन स्वयं चुनने दें? रात्रिपाली के शिष्य ने ये सुनकर स्पष्ट करना चाहा कि आखिरकार जियांग चुवान कोई साधारण शिष्य नहीं था, वह उनके कैंग्युआन तलवार संप्रदाय का वरिष्ठ भाई था। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि दूसरा पक्ष बोल पाता, जियांग चुवान ने अचानक संचार जेड स्लिप छीन ली और कहा, हे जो, मैं अब तुम्हें दो विकल्प दे रहा हूं। एक तो 3 सेकंड के भीतर मेरे सामने उपस्थित होना है। दूसरा ये कि मैं अभी जाकर तुम्हारे पिछवाड़े के सभी औषधीय खेतों को नष्ट कर दूं। जियांग चुवान की आवाज सुनते ही संचार के दूसरे छोर पर जेड स्लिप की आवाज तुरंत शांत हो गई। इसके तुरंत बाद एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी अचानक जियांग चुवान के सामने प्रकट हुआ। इस समय हेशु की अभिव्यक्ति पिछली रात्रिपाली के शिष्य के समान थी। उसने जियांग चुवान की ओर मुस्कुराते हुए कहा। इस बूढ़े व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि जियांग शिजी हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करेंगे। मैं आपका पहले स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। संचार जेड स्लिप को अपने पास रात की शिफ्ट के शिष्य को वापस फेंकते हुए जियांग चुवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और हेजू के कंधे को थपथपाया। मैंने सुना है कि एल्डर हे ने हाल के वर्षों में जो औषधीय जड़ी बूटियां उगाई हैं, उनकी कटाई जल्द ही होने वाली है ना? हेशु की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चुवान उससे ये सब क्यों पूछ रहा है, इसलिए वह बस सिर हिलाता रहा। हाँ, आध्यात्मिक पौधों की फसल वाकई अच्छी है। अगर जियांग शिजी को उनकी जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत किसी को तुम्हारी अमर गुफा में भेज दूंगा। ये सुनकर जियांग चुवान ने अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक पौधों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यहाँ बहुत सारे 1000 पत्ती वाले फूल हैं जिन्हें मैं एल्डर हे को दे सकता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जियांग चुवान ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक कियानकुन बैग हेजू के हाथ में तैर गया। हेशु ने तुरंत इसे दूर रखने की इच्छा को दबा दिया और निगल लिया, फिर तुरंत रात की शिफ्ट के शिष्य को जाने का आदेश दिया। जब मिशन हॉल में केवल वह और जियांग चुवान ही बचे तब उसने सावधानीपूर्वक पूछा, जियांग तारानकन शिजी, क्या आपको कुछ निर्देश देने की जरूरत है? हेशु जानता था कि 1000 पत्तों वाला फूल लगभग 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। उसने अभी अभी जांच की थी और उस कियानकुन बैग में कम से कम 1 दर्जन थे। जियांग चुवान अचानक उसे एक उपहार देने आया। अगर उसके पीछे कुछ नहीं होता तो वह उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। बड़े साहब, उनकी बातों ने मुझे याद दिला दिया। इस बार मुझे आपसे कुछ पूछना है। शिष्य यांग युवेई की जीवन सुई अभी भी मिशन हॉल में है ना?
कृपया एल्डर हे को इसे वापस लाने के लिए परेशान करें। जैसे ही जियांग चुवान ने बात की, उसने हिजू के हाथ को धक्का दिया, जो कियानकुन बैग पकड़े हुए था, उसे दूर रखने का संकेत दिया। प्रत्येक शिष्य द्वारा आउटडोर मिशन स्वीकार करने के बाद वे मिशन हॉल की जीवन सुई में अपनी आभा छोड़ देते हैं, ताकि यदि कुछ अप्रत्याशित घटित हो तो संप्रदाय उन्हें ढूंढ सके। जीवन सुइयां सभी तियांजी मंडप द्वारा बनाई जाती हैं। वे आत्मा लैंप की तुलना में अधिक कीमती और बनाने में कठिन हैं, और आमतौर पर केवल 5 महान पवित्र भूमि और 9 महान परिवारों के पास ही ये होती हैं। सामान्यतः जब तक कोई अत्यावश्यक मामला न हो, संप्रदाय किसी शिष्य की जीवन सुई किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंपता। हे शु ये सुनकर दंग रह गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। ये जियांग तारानकन शिजी, क्या आप इस बुरे आदमी के लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रहे हैं? यदि दूसरों को पता चल गया कि उसने अनधिकृत रूप से जीवन रक्षक सुई किसी और को दे दी है, तो उसे निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जियांग चुवान ने आह भरी, उंगली आगे बढ़ाई और उदासीनता से कहा, 10 पौधे। उसका नाम यांग युवेई है, ठीक है। हे शु बिना पीछे देखे पीछे की ओर चला गया और स्वयं ही खोज शुरू कर दी। एक पल से भी कम समय में हे जू जियांग चुवान के पास लौट आया, एक गहरी सांस ली और जियांग चुवान को एक जीवन सुई सौंप दी। इस समय उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। जियांग तारानकन शिजी, कृपया इस जीवन सुई को मत खोना और इसका उपयोग करने के बाद इसे वापस करना याद रखना। जियांग चुवान ने जीवन सुई के नीचे लेबल पर लिखे शब्दों यांग युवेई को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एल्डर, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने किंगलोंग पीक से एक जूनियर सिस्टर की सहायता करने जा रहा हूं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही उसने एक कियानकुन बैग गिरा दिया और मिशन हॉल से बाहर उड़ने के लिए मुड़ गया। 8 चरम सीमाओं डोमेन के महान बहुतायत राजवंश के भीतर किंग शि टाउन। सड़क के पास एक छोटे से सराय में काले कपड़े पहने लुओ युवेई खिड़की के पास एक कोने में अकेली बैठी थी। ढीले कपड़े ने उसके आकर्षक शरीर को पूरी तरह से छुपा रखा था। पिछली रात उसने गहन क्रेन माउंट उधार लिया था, जिसे निंग परिवार ने निंगशिन के लिए तैयार किया था, और उसी रात उसने संप्रदाय छोड़ दिया और दाफैंग राजवंश में पहुंच गई। यह न केवल उसके विवाह गठबंधन के लिए था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसके वर्तमान संप्रदाय मिशन का स्थान दाफैंग राजवंश में था। इस समय लुओ युवेई का चेहरा अब पहले जैसा सादा नहीं था, इसके बजाय उसमें एक अलौकिकता का स्पर्श था, जिससे उसे एक नाजुक युवा महिला का एहसास हो रहा था। हाल ही में दाफैंग राजवंश में बच्चे लगातार लापता हो रहे थे, और किंग शि टाउन में स्थिति और भी गंभीर थी। अकेले कल रात 5 बच्चे गायब हो गए थे। लापता बच्चों का यह मामला वह मिशन था जिसकी जांच लुओ युवेई को करनी थी। लुओ युवेई खड़ी हुई, मेज पर चांदी का एक टुकड़ा छोड़ा और अपनी आंख के कोने से अपने बगल की मेज पर बैठे 4 हटे कट्टे आदमियों पर एक नजर डालते हुए वह शराबखाने से बाहर चली गई। लुओ युवेई की आकृति को एक छोटी सी गली में मुड़ते हुए देखकर चारों हटे कट्टे पुरुषों ने एक दूसरे को देखा, फिर सभी खड़े हो गए और उसके पीछे चले गए। गली में दाखिल होते ही उन्होंने पाया कि लुओ युवेई की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। आगे चल रहे हटे कट्टे आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हमें पकड़ लिया गया? वो तो बड़ी जल्दी भाग गई। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, गली में भयानक सन्नाटा छा गया। प्रमुख हटे कट्टे आदमी ने भौहें चढ़ाईं। तार्किक रूप से उसके अधीनस्थों को अब तक उसकी बातें दोहरानी चाहिए थी। जैसे ही वह सोच रहा था, एक पतला गोरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया है, मानो उसने उस पर से नियंत्रण खो दिया हो। इसके तुरंत बाद उसके पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी और लुओ युवेई धीरे धीरे आगे चल रहे हटे कट्टे आदमी के सामने चला गया। जैसे ही वह शराबखाने में दाखिल हुई, उसने 4 आदमियों की आक्रामक निगाहों को देखा। ये 4 लोग केवल व्हीलसागर क्षेत्र में थे और लुओ युवेई आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग किए बिना भी उनसे निपट सकता था। उसने अपनी बाहें छाती पर रखकर ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? चारों हटे कट्टे आदमियों के माथे से लगातार ठंडा पसीना टपक रहा था। जिस क्षण लुओ युवेई ने चुपचाप उनके इक्विपमेंट्स को सील किया, उन्हें पता चल गया कि आज उनका सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। आगे खड़ा हट्टा कट्टा आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, वरिष्ठ महोदय, हमारा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। हम अपना कीमती सामान सौंपने को तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि वरिष्ठ महोदय हमें छोड़ देंगे। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके पीछे खड़े एक हटे कट्टे आदमी का सिर अचानक तरबूज की तरह फट गया। इस तरह का दृश्य तो इन कुख्यात खलनायकों ने भी कभी नहीं देखा था। मौके पर ही एक हटे कट्टे आदमी के पैर कांपने लगे और उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया।
आगे चल रहे हटे कट्टे आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और घबराहट में उसके दांत बजने लगे। वरिष्ठ वरिष्ठ, मुझे मत मारो, ये क्यूई परिवार के युवा मास्टर क्यूई यूशिन थे जिन्होंने हमें भेजा था आपको बांधने और क्यूई परिवार की हवेली में ले जाने के लिए। अग्रणी हट्टा कट्टा आदमी जल्दी से चिल्लाया। वह जानता था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मार डालेगा। ये सुनकर लुओ युवेई की भौहें तन गईं। महान बहुतायत राजवंश की लांग राजकुमारी के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से राजवंश के भीतर क्यूई परिवार के बारे में सुना था। दरबार में भगवान क्यूई, फैंग वान के अधीन युद्ध मंत्री भी थे। फिर भी उनके बेटे ने सड़क पर किसी का अपहरण करने के लिए लोगों को भेजने का साहस किया। राजवंश इतना भ्रष्ट कब हो गया? इतना ही नहीं, लुओ युवेई ने 4 हटे कट्टे आदमियों पर शैतानी क्यूई का हल्का सा निशान भी महसूस किया। स्पष्टतः उन्होंने लंबे समय तक शैतानी क्यूई को सांस के माध्यम से ग्रहण किया था, जिसके कारण उनके शरीर पर अवशेष मौजूद थे। यही कारण था कि लुओ युवेई ने उन्हें सीधे नहीं मारा, बल्कि मास्टरमाइंड के बारे में पूछताछ की। अब ऐसा लग रहा था कि क्यूई परिवार के युवा मास्टर को भी समस्या थी। शायद क्यूई परिवार लापता बच्चों के मामले से जुड़ा हुआ था। लुओ युवेई ने ठंडेपन से अपनी नज़र शेष 3 लोगों पर घुमाई, फिर उसकी आकृति हिली और धीरे धीरे गली में गायब हो गई। लुओ युवेई को जाते देख प्रमुख हटे कट्टे आदमी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने डरते हुए कहा, ये काम सचमुच इंसानों के लिए नहीं है। उसने पहले ही तय कर लिया था कि आज मौत से बाल बाल बचने के बाद वह दा फैंग राजवंश को छोड़ देगा और एक छोटी पहाड़ी ढूंढकर एक छोटा मोटा पहाड़ी डाकू बन जाएगा, जो बुरा नहीं होगा। तभी आगे चल रहे हटे कट्टे आदमी को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह गली में चिल्लाया, वरिष्ठ महोदय, रुकिए। आपने अभी तक हमें नहीं खोला है। आवाज गली में गूंजती रही, लेकिन लुओ युवेई का आकार फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। अगले ही क्षण आगे चल रहे हटे कट्टे आदमी के पीछे 2 और विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उसकी भयानक चीखों के बीच उसका सिर भी फट गया। रात, क्यूई परिवार की हवेली के एक गुप्त कमरे के अंदर क्यूई परिवार के युवा मास्टर क्यूई यूशिन एक फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठे थे और कभी कभी अपने मुंह से काली क्यूई थूकते रहते थे। थोड़ी देर बाद क्यू यूशिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और काली क्यूई का एक और मुंह बाहर निकाला। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने पूरे शरीर में शक्ति भरते हुए महसूस किया और भयावह ढंग से मुस्कुराया। शक्ति प्राप्त करने का एहसास सचमुच अद्भुत है। जैसे ही क्यू यूशिन गुप्त कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करते हुए खड़ा हुआ, एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के प्रकट होते ही क्यू यूशिन के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों का अंत हो जाएगा, क्या तुम्हें पता है? उसके वर्तमान अवैध लेन देन के बारे में उसके पिता को भी जानकारी नहीं थी। अगर इस मामले का थोड़ा सा भी हिस्सा लीक हो गया तो न केवल क्यू यूशिन बल्कि उनके पूरे क्यू परिवार पर छापा मारा जा सकता है। हालांकि काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर क्यू यूशिन की दहाड़ का कोई असर नहीं हुआ और काले वस्त्र के नीचे से एक बुरी कर्कश आवाज आई। एकमात्र क्यूई परिवार, यह आदरणीय व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आता और जाता है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आवाज ऐसी थी जैसे कोई चिकने लकड़ी के तख्ते पर तीखे पंजे से खरोंच रहा हो, अत्यंत भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली। ये सुनकर क्यू यूशिन की आंखें चमक उठीं और उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, आप मुझे इतनी देर से क्यों ढूंढ रहे हैं? पिछली बार आपने जिन 5 बच्चों के बारे में पूछा था, मैंने उन सभी को कल रात आपके पास भेज दिया। काले वस्त्र के नीचे से कभी कभी एक हे हंसी निकलती थी और फिर उसका मुरझाया हुआ कंकाल जैसा हाथ धीरे धीरे काले वस्त्र के भीतर से बाहर निकलता था, जिससे एक रक्त रंग का जेड पत्थर दिखाई देता था। आज सुबह तुमने जिन लोगों को भेजा था वे सब मर चुके हैं। इन महाशय को लगता है कि किसी को तुम पर शक हो गया है। यह जेड पत्थर लो, ये तुम्हारे शरीर पर शैतानी क्यूई को छुपा सकता है। ये सुनकर क्यू यूशिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह दूसरे पक्ष के हाथ में रक्त के रंग का जेड पत्थर नहीं ले पाया। ये कैसे हो सकता है? वह घबराहट से इधर उधर देखने लगा, लगातार अपने बालों को खुजलाता रहा। अचानक क्यू यूशिन ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर तेजी से देखा, रक्त रंग का जेड पत्थर छीन लिया और दृढ़ता से कहा, अब जब किसी को मुझ पर शक हो ही गया है तो मैं भविष्य में तुम्हारे लिए बच्चे नहीं ढूंढूंगा। मूलतः वह हमेशा हर कदम सावधानी से उठाता था ताकि उसे कभी पता न चले। अब जब ऐसी बात अचानक घटित हो गई थी तो वह सचमुच जुआरी बने रहने का साहस नहीं कर सका।
जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसके कंधे लगातार हिल रहे थे, उसकी हंसी उपहास से भरी हुई थी। हम्फ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्के से खर्राटे लिए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर अब तुम हार मान गए तो क्या अब तुम्हें उस लंबी राजकुमारी से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? ये सुनकर क्यू यूशिन अनायास ही आधा कदम पीछे हट गया और चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? जो बात उसके दिल में गहराई से छिपी हुई थी वह अचानक दूसरे पक्ष द्वारा उजागर हो गई और क्यू यूशिन को अचानक कुछ असमंजस महसूस हुआ। जब से वह 2.5 साल पहले गलती से लॉन राजकुमारी के महल में घुस गया था और लुओ यूवेई का असली चेहरा देखा था, तब से वह उसके अद्वितीय सुंदर रूप की ओर आकर्षित हो गया था। क्यू यूशिन को लगा कि उसका दिल जीवन में कभी इतनी तेजी से नहीं धड़का था जितना उस समय धड़क रहा था। अब भी वह अलौकिक पारलौकिक अमर चेहरा उसके मन में स्पष्ट रूप से उभर सकता था। ये ठीक इसी वजह से था कि जब दा फैंग राजवंश के शाही परिवार ने घोषणा की कि वे लांग राजकुमारी के लिए योग्य दामादों की व्यापक रूप से भर्ती करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे आकाश से बिजली गिर गई हो। दा फैंग राजवंश में क्यू यूशियन की प्रतिभा को केवल औसत माना जा सकता था, कई प्रतिभाशाली लोगों के बीच खड़ा होना उनके लिए लगभग असंभव था। तब तक जब तक कि स्वयं को सुधारने के लिए एक बाहरी प्रशिक्षण अभियान के दौरान अनजाने में उसे एक गुफा में घायल काले वस्त्रधारी व्यक्ति का पता नहीं चल गया। तब से उन्होंने एक समझौता किया, क्यू यूशिंग दूसरे पक्ष के लिए अपनी ताकत वापस पाने के लिए बच्चों को ढूंढेगा और दूसरा पक्ष उसके दायरे को तेजी से बढ़ाने में मदद करने के लिए एक राक्षसी तकनीक का उपयोग करेगा। 1 महीने से भी कम समय में क्यू यूशिंग का क्षेत्र वीर सागर क्षेत्र से बढ़कर दाओ पैलेस क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। इस तरह की तेजी से बढ़ती प्रगति ने उसे राक्षसी तकनीक पर और भी ज्यादा निर्भर बना दिया। अब काले वस्त्रधारी व्यक्ति का प्रश्न सुनकर वह खुद को दुविधा में पाया। एक गहरी सांस लेते हुए क्यू यूशियन की निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। ठीक है, मैं आपके लिए बच्चे ढूंढना जारी रखूंगा, लेकिन आपको 3 दिनों के भीतर 4 चरम सीमाओं तक पहुंचने में मेरी मदद करनी होगी। कोई बात नहीं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि क्यू यूशिन यह अनुरोध करेगा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति दे दी। हालांकि इन 3 दिनों में तुम्हें इस पूज्य के लिए प्रतिदिन 3 संतानें ढूंढनी होंगी। तुम्हें बलपूर्वक चतुर्भुज लोक में पहुंचाने के लिए इस पूज्य को भी बहुत प्रयास करना होगा। अब उनकी चोटें ठीक होने के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई थीं और 9 बच्चे उनके लिए 3 दिनों के भीतर अपने चरम पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। क्यू यूशिंग ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अगले 3 दिनों तक आप पीछे पहाड़ पर मेरी खबर का इंतजार कर सकते हैं। अगली सुबह जल्दी थी। लुओ यूवेई उस छोटी सी सराय से जहां वह रह रही थी निकल गई और सीधे राजवंश के केंद्रीय क्षेत्र की ओर चल पड़ी। कल रात वह अकेली क्यूई परिवार के पास गई। उसने लगभग आधे घंटे तक क्यूई परिवार के भव्य निवास का चक्कर लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इतना ही नहीं, बल्कि लुओ यूवेई के आश्चर्य की बात यह थी कि क्यूई परिवार के भीतर से कोई शैतानी क्यूई लीक नहीं हुई थी। हालांकि पहले 4 बड़े आदमियों पर शैतानी क्यूई, हालांकि कमजोर थी, वास्तव में मौजूद थी। लुओ यूवेई को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता अगर वे कहते कि उन्होंने बिना किसी के मार्गदर्शन के स्वयं ही राक्षसी तकनीक सीखी है। उन चारों के चक्र सागर क्षेत्र साधना के साथ ये काफी अच्छा होगा यदि वे राक्षसी तकनीक की साधना करते समय क्यूई विचलन से पीड़ित न हो। क्यूई परिवार में कोई सुराग न मिलने पर लुओ यूवेई ने जांच के लिए दा फैंग राजवंश के भीतर तियानजी मंडप शाखा में जाने का फैसला किया। पूर्वी महाद्वीप की 5 पवित्र भूमियों में से एक के रूप में तियानजी मंडप का प्रभाव पूर्वी महाद्वीप के सभी 5 क्षेत्रों में फैला हुआ है। किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र में तियानजी मंडप की उपस्थिति होती है। वे न केवल खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसके महत्व के आधार पर जरूरतमंद किसानों को जानकारी भी बेचते हैं। ये जानकारी इतनी विस्तृत भी हो सकती है कि कब और कहां कोई व्यक्ति किस वेश्यालय में गया और किस महिला की संगति का अनुरोध किया। लुओ यूवेई ने तियानजी मंडप शाखा में 50 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए और क्यूई परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर क्यूई यूशियन के बारे में सारी जानकारी खरीदी। उसकी जानकारी खरीदने के लिए उसने इतने कम स्पिरिट स्टोन खर्च किए। इसका कारण ये था कि क्यू यूशियन शायद ही कभी बाहर जाता था और साल भर क्यू निवास में ही बंद रहता था, इसलिए उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। लुओ यूवेई ने तियानजी मंडप शिष्य द्वारा दी गई छोटी पुस्तिका को देखा। उसकी उंगलियां हल्के से पिछले 3 महीनों के क्यू यूशियन के यात्रा कार्यक्रम की ओर मुड़ गईं। जानकारी से पता चला कि 3 महीने पहले क्यूई यूशियन की साधना अभी भी वीर सी रियल्म 6ठे स्वर्ग में थी और वह पूरे दिन क्यूई निवास में रहा, बाहर नहीं गया।
हालांकि जब से द फैंग राजवंश ने पिछले महीने लांग राजकुमारी के लिए दामाद की भर्ती को जोर शोर से बढ़ावा दिया है, तब से ऐसा लग रहा है कि उनमें ऊर्जा का संचार हो गया है। तब से वह प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए द फैंग राजवंश के पास पहाड़ों पर जाते थे और देर रात अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए निवास पर लौटते थे। ये स्थिति 20 दिन पहले तक जारी रही। जब वह देर रात निवास पर लौटा तो उसकी साधना आश्चर्यजनक रूप से और तेजी से बढ़कर विलसी दायरे 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। तब से उन्होंने अपना एकांत जीवन पुनः शुरू कर दिया। हालांकि हाल के दिनों में क्यूई परिवार के इस सबसे बड़े युवा मास्टर ने लोगों की पहचान की परवाह किए बिना उन्हें व्यापक रूप से भर्ती करना शुरू कर दिया, सभी को अपने संरक्षण में ले लिया, यहां तक कि स्थानीय गुंडों को भी उन्होंने भर्ती कर लिया। लुओ युवेई ने पहले जिन 4 बड़े लोगों का सामना किया था वे लिनमू टाउन के लंबे समय से चले आ रहे बदमाश थे। हालांकि 5 दिन पहले दर्ज की गई एक जानकारी ने लुओ युवेई को परेशान कर दिया। इसमें कहा गया है कि क्यूयुशिन ने दाओ पैलेस दायरे 5वें स्वर्ग ढीले कल्टीवेटर की भर्ती के लिए बड़ी राशि खर्च की, लेकिन दूसरे पक्ष को नश्वर सोने और चांदी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यहां तक कि घोषित किया कि क्यूयुशिन की ताकत बहुत कम थी और वह उसकी सहायता के योग्य नहीं था। लेकिन 2 दिन बाद क्यूयुशिन ने किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके उस ढीले साधक को अपनी हर आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया। इस क्यूयुशिन को निश्चित रूप से कोई समस्या है। लुओ युवेई की आंखें सिकुड़ गईं। यद्यपि इन सूचनाओं में क्यूयुशिन के वर्तमान विशिष्ट क्षेत्र का उल्लेख नहीं था, लेकिन पहाड़ों पर जाने के बाद अपनी साधना में अचानक आए तेजी से लुओ युवेई 1-2 बातें अनुमान लगा सकता था। या तो उसे कोई महान अवसर प्राप्त हुआ था या पीछे से कोई उसकी मदद कर रहा था, और यह पूरी संभावना थी कि वह राक्षसी मार्ग से कोई व्यक्ति था। यह एहसास होने के बाद लुओ युवेई ने अपने हाथ से पुस्तिका रख दी और आज फिर से क्यूई निवास पर नजर रखने का फैसला किया। ... एक अर्धचंद्र धीरे धीरे पेड़ों की चोटियों से ऊपर चढ़ रहा था। देर रात क्यूई निवास के बाहर की सड़कें खाली थीं और केवल ठंडी हवा चलने के कारण जमीन पर गिरते पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। इस समय क्यूई निवास के प्रवेश द्वार पर अचानक जल्दबाजी में कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। 8 लोग एक के बाद एक बाहर निकले। उनके पूरे शरीर रात के कपड़ों में लिपटे हुए थे, उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने खाली सड़क पर बाईं और दाईं ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, बॉस, शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती जा रही है। हम बच्चों को और कहां पा सकते हैं? काले कपड़े पहने बॉस नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्ति की आंखें टिमटिमा रही थीं और वह असहाय भाव से बोल रहा था। युवा मास्टर ने कहा कि अगर हम यह मिशन पूरा कर लेते हैं तो वह हमें बड़ी मात्रा में पवित्र क्यूई देंगे। ये ऑपरेशन सफल होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें ढूंढने के लिए शहर के बाहर छोटे पहाड़ी गांव में जाएंगे। ये सुनकर अन्य काले कपड़े पहने लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं और वे अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगे। वे स्पष्ट रूप से अधीर थे। मैंने आज सुबह ही स्थिति का जायजा ले लिया है। लिनमो कस्बे में शहर की तुलना में गार्ड बहुत कम है। चलो अब चलें। जैसे ही काले कपड़े पहने बॉस ने बोलना समाप्त किया, 8 आकृतियां रात के अंधेरे में कुछ छलांग लगाकर सड़क पर गायब हो गईं। उसी समय सड़क के दूसरे छोर पर काले कपड़े पहने लुओ युवेई धीरे धीरे प्रकट हुए। काले कपड़े पहने 7 या 8 आकृतियों को तेजी से दूर जाते देख उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसने उनका पीछा करने के लिए अपनी गति तकनीक सक्रिय कर दी। देर रात को बाहर आना और भारी कपड़े पहने होना, ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अच्छे काम करना संभव नहीं था। इसके अलावा जाने से पहले उन काले कपड़े पहने लोगों द्वारा बच्चों का उल्लेख करने से लुओ युवेई को और भी अधिक विश्वास हो गया कि क्यूयुशिन का हाल ही में हुए बच्चों के गायब होने के मामलों से गहरा संबंध है। लुओ युवेई ने 8 काले कपड़े पहने आकृतियों से 50 मीटर की दूरी बनाए रखी और लिनमू टाउन तक उनका पीछा किया। उसने देखा कि पहले तो उन्होंने शहर में गश्त कर रहे गार्डों को बेहोश करने के लिए एक मतिभ्रमकारी धुएं का प्रयोग किया, फिर वे मतिभ्रमकारी धुआं लेकर निवासियों के घरों में घुसकर तलाशी लेने लगे। काफी समय बाद काले कपड़े पहने 8 आकृतियों को कुछ नहीं मिला और वे पुनः एक साथ एकत्र हो गईं। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने गुस्से से कहा, अरे, ऐसा लगता है कि शहर के निवासी पहले से ही सतर्क हो गए हैं और उन्होंने अपने बच्चों को कहीं और भेज दिया है। काले कपड़े पहने बॉस ने जले हुए मतिभ्रमकारी धुएं को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया और अपने पैर की नोक से उसे कुचल दिया। फिर उसने भेड़ की खाल से बना एक नक्शा निकाला जिसमें पूरे द फैंग राजवंश के लेआउट और राजवंश के आसपास के विभिन्न गांवों के स्थानों को दर्शाया गया था।
काले कपड़े पहने बॉस ने राजवंश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटे से पहाड़ी गांव की ओर उंगली उठाए और उसकी आंखों से एक ठंडी चमक निकली जब उसने कहा, बिना किसी देरी के हमें तुरंत शहर छोड़ना होगा और सुबह होने से पहले 9 बच्चों को ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, आसपास की खामोश सड़क पर अचानक कदमों की तेज आवाज गूंजने लगी। सभी काले कपड़े पहने लोगों ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर ली, एक रक्षात्मक घेरा बना लिया और सतर्कता से कदमों की दिशा की ओर देखने लगे। उन्होंने पहले ही पूरे लिन्मू कस्बे की तलाशी ले ली थी, तो फिर कोई व्यक्ति मतिभ्रमकारी धुआं अंदर लेने के बाद भी होश में कैसे रह सकता है। लुओ युवेई अकेले ही चल रही थी, दोनों हाथ पीछे बांधे आराम से सड़क पर टहल रही थी और अंततः काले कपड़े पहने आकृतियों से 10 मीटर दूर रुक गई। तो ये तो बस एक छोटी बच्ची है। लुओ युवेई का रूप देखकर काले कपड़े वाला बॉस आखिरकार शांत हुआ और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बहुत बढ़िया, इसे भी बांध दो और यंग मास्टर के आनंद के लिए वापस ले आओ। ये सुनकर कई काले कपड़े पहने आकृतियों ने अपनी आंखों में भयंकर चमक दिखाए और लुओ युवेई को घेरते हुए खतरनाक ढंग से मुस्कुराने लगे। लुओ युवेई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, वह अभी भी अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे हुए अपनी मुद्रा बनाए हुए थी। वह धीमे स्वर में बोली, एक विचित्र समूह, आज तुम में से कोई भी यह स्थान नहीं छोड़ेगा। लुओ युवेई की निरर्थक टिप्पणी सुनकर काले कपड़े पहने लोगों की आंखों में जानलेवा चमक तेज हो गई। बच्चे को पहले न पाकर वे पहले से ही दबे हुए गुस्से से भर चुके थे और अब लुओ युवेई के शब्दों से उत्तेजित होकर उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाले और पूरी ताकत से लुओ युवेई पर हमला कर दिया। सभी की नज़र में लुओ युवेई केवल व्हील सागर क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर पर एक कल्टीवेटर था। उनका काले वस्त्र वाला बॉस, जिसकी साधना सबसे अधिक थी, दाव महल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, इसलिए उसे नीचे ले जाना केवल एक उंगली हिलाने की बात थी। अपनी ओर वार करते ब्लेड और तलवारों का सामना करते हुए लुओ युवेई ने एक कदम पीछे हट लिया, उसकी हथेली तलवार की उंगली बन गई और तलवार क्यूई की किस्में लगातार उसकी उंगलियों पर इकट्ठा हो रही थीं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक चमकदार और तेज तलवार की रोशनी तुरंत फूट पड़ी। नदी उंगली काट रही है। ऊंची उठती तलवार जैसी रोशनी ने लगभग पूरी सड़क को ढक लिया था। जहां कहीं भी तलवार की रोशनी फैली, काले कपड़े पहने लोगों के हाथों में मौजूद हथियार और स्वयं काले कपड़े पहने लोग तलवार की रोशनी से टुकड़े टुकड़े हो गए। तलवार के एक वार के बाद पहले से मौजूद 8 काले कपड़े पहने लोगों में से किसी को भी नहीं बख्शा गया, लगभग सभी की कमर आधी कट गई। केवल काले कपड़े पहने बॉस, जिसकी ताकत दाव पैलेस क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी, ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक क्यू ढाल को सक्रिय किया, लेकिन वह अभी भी तलवार की रोशनी से गंभीर रूप से घायल हो गया। इस समय काले कपड़े पहने बॉस ने एक हाथ से अपनी कमर पर लगे बड़े हड्डी तक गहरे घाव को पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कमजोर थी जब उसने कहा, कौन? आप वास्तव में कौन हैं? आप हम पर यहाँ घात क्यों लगा रहे हैं? वह जानता था कि वह आज जीवित नहीं बचेगा। उस तलवार के प्रहार में निहित तलवार के इरादे ने उसके शरीर के भीतर मेरिडियन को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और भले ही दूसरा पक्ष अब चला गया हो, वह केवल निराशा और दर्द में मर जाएगा। लुओ युवेई जमीन पर बिखरी लाशों को नजरअंदाज करती दिख रही थी। काले कपड़े पहने बॉस की ओर बढ़ते हुए उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। आपको इस दिन की उम्मीद तब करनी चाहिए थी जब आपने बच्चों का अपहरण किया और उनकी हत्या की। लुओ युवेई ने उदासीनता से कहा। फिर काले कपड़े वाले बॉस को बोलने का मौका दिए बिना उसने उसके माथे पर उंगली उठाई और तलवार के इरादे ने तुरंत उसके दिमाग को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही जमीन पर शरीर की टकराने की धड़क सुनाई दी, लुओ युवेई धीरे से घूम गई। उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखा। उसने अपनी दाहिनी ओर गली की ओर देखा और उसके लाल होंठ थोड़े खुल गए जब उसने कहा, बाहर आओ तुम ब्रोकन सोल क्लिफ के आवारा कुत्ते। जैसे ही लुओ युवेई के शब्द गिरे, गली में अचानक एक अजीब काली हवा घूम गई। एक भयानक ठंड ने तुरंत उसे घेर लिया और उसी समय लुओ युवेई की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करते हुए अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया। अत्यधिक घूर्णन के कारण काली हवा वास्तव में एक काले लंबे भाले में बदल गई, जिसे लुओ युवेई की छाती की ओर भयंकर रूप से फेंका गया। टकराना। जैसे ही धातु के टकराने की आवाज गूंजी, लुओ युवेई को काले लंबे भाले ने कई मीटर पीछे धकेल दिया। उसकी छाती धड़क रही थी और गली की ओर उसकी आंखों में गंभीरता थी। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अपनी ताकत के साथ उसे विश्वास था कि वह 4 चरम सीमाओं के 5वें स्तर पर किसी को भी हरा सकती है, और उस काली हवा से बने लंबे भाले में कम से कम एक शिखर 4 चरम सीमाओं की शक्ति थी।
प्रतिद्वंद्वी की ताकत पहले से ही ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच गई हो सकती है। लुओ युवेई के स्थिर होने के बाद गली में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हे, प्रथम स्तरीय 4 चरम क्षेत्र, छोटी लड़की, ऐसा लगता है कि आपकी पहचान सरल नहीं है। गली के प्रवेश द्वार से एक दुबला पतला, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी निकला, जिसके चेहरे से लगातार क्षय की आभा निकल रही थी, मानो वह सचमुच मृत्यु के कगार पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी हो। यदि वह बाहर न निकला होता। इस समय लुओ युवेई की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। प्रतिद्वंद्वी का असली रूप देखने के बाद वह अपने अहंकार पर पछतावा करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से ब्रोकन सोल क्लिफ से आया एक एल्डर स्तर का व्यक्ति था, जो बच निकला था। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहा था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह एक फोर एक्सट्रीमिटीज रियल्म कल्टीवेटर संभाल सकती थी। लुओ युवेई ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसके पिछले जीवन के हजारों वर्षों के युद्ध के अनुभव ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। परिस्थिति जितनी अधिक प्रतिकूल हो, शांत रहना उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। घबराहट से केवल आपके निर्णय पर असर पड़ेगा और शीघ्र ही हार होगी। मैं कांग्युआन तलवार संप्रदाय का शिष्य हूं और मेरे गुरु भी आज शहर में हैं, आप बच नहीं सकते। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर से लुओ युवेई को देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी और वह फिर बोला, चूंकि यह मामला है तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी जा सकते हैं? वह वू जिन अपनी दुर्जय ताकत के कारण नहीं, बल्कि रास्ते भर अपनी अत्यधिक सावधानी के कारण ब्रोकन सोल क्लिफ का एल्डर बनने में सक्षम था। ठीक उसी तरह जैसे जब झोउ परिवार के पुराने पूर्वज झोउ जिंग अचानक अपने असली रूप में टूटी हुई आत्मा की चट्टान पर उतरे, तो उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है और वे सबसे पहले भागने वाले थे, यहाँ तक कि रास्ते में संप्रदाय के पीछे के पहाड़ से कई खजाने भी लूट लिए। फिर भी धर्मी पद बलों द्वारा उनका पीछा किया गया और उन्हें भागकर द फैंग राजवंश के पास पहाड़ों में छिपना पड़ा। अब जबकि उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, वह छठे स्तर के ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र की ताकत प्रदर्शित कर सकता था, जो उसके शिखर अर्धचरण महान शक्ति क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था। वू जिन ने पहले लुओ युवेई को केवल इसलिए पीछे धकेला था क्योंकि वह उसकी असली ताकत को परखना चाहता था। दूसरी ओर उन्हें संदेह था कि इतनी कम उम्र में लुओ युवेई संभवतः पवित्र भूमि का शिष्य था। यदि उसने जल्दबाजी में उसे मार डाला तो पवित्र भूमि निश्चित रूप से फिर से दस्तक देगी और अपने जीवन की सुइयों द्वारा निर्देशित होकर उसका पीछा करेगी। जैसे ही उसके शब्द निकले, वू जिन ने अपने दुबले पतले हाथ उठाए और दोनों हथेलियां लुओ युवेई की ओर बढ़ा दी। खूनी गंध लिए हुए भयानक काली क्यूई तरंगे आगे बढ़ी, मानो कोई राक्षसी जानवर अपने शिकार को निगलने वाला हो। ये देखकर लुओ युवेई ने अपने शरीर को घुमाया, जमीन के करीब बगल में पलट गई और डू जुएयान द्वारा उसे दिया गया मध्यम श्रेणी का पृथ्वी हथियार पतली हवा से उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और पृथ्वी अस्त्र की नोक से एक चमकदार तलवार की रोशनी अचानक फूट पड़ी, जो स्वर्ग से उतरते हुए एक दिव्य अस्त्र की तरह काली क्यूई लहर की ओर बढ़ रही थी। उत्सर्जित तलवार की रोशनी लगातार बदलती रही, फिर आश्चर्यजनक रूप से 7 सितारों वाली रेखा में परिवर्तित हो गई, जिससे उसकी शक्ति एक बार फिर तुरंत बढ़ गई। ये तलवार कला 7 स्टॉर्स रॉयल स्लैश थी, जिसे लुओ युवेई ने अपने पिछले जीवन में झोउ परिवार के एक महान शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त किया था। एक बार जब ये तलवार चाल चली गई तो 7 तारे जुड़ गए, जिससे अनंत शक्ति प्रकट हुई। बूम! जैसे ही दोनों टकराए, एक भयंकर कंपन और भयानक क्यूई तरंगे फैल गईं। लेकिन ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र से होने वाले हमले का इतनी आसानी से विरोध नहीं किया जा सकता था। 7 सितारा रॉयल स्लैश ने केवल एक पल के लिए काली क्यूई लहर को अवरुद्ध किया। लुओ युवेई अचानक चौंक गया और अभी भी क्यूई लहर से टकराया, खून खांसने लगा और पीछे की ओर उड़ गया। वह काली आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर में भी फैल गई और लगातार फैलने लगी। जिस क्षण काली आध्यात्मिक क्यूई ने उसके शरीर में प्रवेश किया, उसके दानतयान में स्थित दाओयान शास्त्र ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अचानक लुओ युवेई का शरीर दाओ कविता के साथ फट गया और काली आध्यात्मिक क्यूई कांप उठी, जैसे कि एक चूहे ने एक बड़ी बिल्ली को देख लिया हो। जैसे ही दाओयान धर्मव्रत प्रसारित हुआ, काली आध्यात्मिक क्यूई तुरंत विलुप्त हो गई तथा पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। अचानक हुए इस दृश्य को देखकर लुओ युवेई की आंखें चमक उठी। उसकी दाओयान शास्त्र की राक्षसी तकनीक का दमन वास्तव में इतना मजबूत था। हे, तुम मेरी काली राक्षसी हथेली से प्रभावित हो गए हो। अब ज्यादा समय नहीं है जब तुम्हारी मेरिडियन सड़ जाएंगी और तुम मर जाओगे। वू जिन लुओ युवेई के ऊपर तैर रहा था, नीचे देख रहा था और ठंडी नजरों से उपहास कर रहा था। लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के निर्दयी शैतानों से निपटना नहीं चाहता।
इसके साथ ही उसने लुओ युवेई की ओर उंगली उठाई, जिसका उद्देश्य उसके मेरिडियन को सील करना था। अचानक लुओ युवेई, जो खून खांसते हुए जमीन पर गिर गई थी, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके चारों ओर अमर प्रकाश खिल उठा। दाव स्रोत अमर शरीर एक पल में सक्रिय हो गया और प्रकाश की 7 रंगों वाली किरण आकाश में उड़ गई, जिसने लगभग पूरे लिन्मू टाउन को रोशन कर दिया। और ये तब भी था जब लुओ युवेई जानबूझकर इसे नियंत्रित कर रहा था। दाओ यान शास्त्र में निहित शक्तिशाली आक्रामक गुप्त कला दाओ लाइट मायरी इल्यूमिनेशन के साथ मिलकर वो जिन पर चमकने वाली प्रकाश की प्रत्येक किरण में एक भयानक शक्ति होती थी, जिससे देवता और राक्षस भी डरते थे। क्या वो जिन की आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी काली राक्षसी हथेली से प्रहार किए जाने के बाद भी प्रतिद्वंद्वी में इतनी शक्तिशाली आक्रामक गुप्त कला को सक्रिय करने की ताकत होगी। एक ही पल में वू जिन के सूखे शरीर में कई खूनी छेद हो गए। वू जिन दर्द से लड़खड़ाते हुए हवा में पीछे की ओर गिर पड़ा और अपने शरीर पर लगातार बहते घावों को देखता रहा। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या लुओ युवेई वास्तव में केवल प्रथम स्तरीय 4 चरम क्षेत्र साधक था। यहाँ तक कि पवित्र भूमि में युवा पीढ़ी के अग्रणी व्यक्ति भी उसे 4 चरम सीमाओं में घायल नहीं कर सके। ये प्रतिद्वंद्वी किस प्रकार की राक्षसी प्रतिभा थी। हालांकि ये चोटें उसकी लड़ाकू क्षमता को पूरी तरह से खोने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। वो जिन की ठंडी निगाहें लुओ युवेई पर टिकी रहीं, उसने अचानक अपना विचार बदल दिया। इस महिला को बिल्कुल भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि वह बढ़ती तो यह निश्चित रूप से राक्षसी पथ के लिए एक आपदा होती। वू जिन ने लुओ युवेई की ओर एक और हथेली का प्रहार किया। इस बार वह पीछे नहीं हटे और अपनी 5वीं स्तरीय ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र शक्ति के साथ पूरी तरह से फट पड़े। भयानक हथेली के प्रहार का सामना करते हुए लुओ युवेई ने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर दाव स्रोत अमर शरीर को सक्रिय कर दिया। उसने पहले ही सोच लिया था, जैसे ही उनकी गुप्त कलाएं आपस में टकराएंगी और भारी हंगामा मचेगा, वह तुरंत भागने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करेगी। ये टूटी हुई आत्मा वाला क्लिफ एल्डर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अकेले संभाल सकती थी। अभी के लिए वह केवल विलंब की रणनीति का उपयोग कर सकती थी, पहले छोड़ सकती थी और फिर दा फैंग राजवंश को उसके अस्तित्व के बारे में सूचित कर सकती थी। जैसे ही वू जिन की हथेली का वार उस तक पहुंचने वाला था, एक सफेद वस्त्रधारी आकृति अचानक हवा से लुओ युवेई के सामने उतरी। आकृति ने हथेली पर प्रहार भी किया और काली राक्षसी हथेली अपनी शक्ति खोती हुई प्रतीत हुई तथा श्वेत वस्त्रधारी आकृति की हथेली के भीतर नियंत्रित होने लगी। इसके तुरंत बाद सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर से पीक ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र का दबाव फूट पड़ा। वू जिन, जो पहले से ही घायल था, तुरंत इसे सहन नहीं कर सका, एक दबी हुई कराह निकाली और बार बार पीछे हट गया। तुम बहुत साहसी हो, मेरे जियांग परिवार के क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि आपके हाल ही में आरोहित क्लिफ मास्टर ने भी मेरे जियांग परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ वापस खींचते हुए उदासीनता से कहा। इन शब्दों पर वू जिन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी आंखों में डर बढ़ गया। जियांग परिवार का कोई व्यक्ति छोटे राजवंश में कैसे आ सकता है? यहां तक कि स्वर्गीय रहस्य मंडप के स्वामी ने भी शायद ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया होगा। वू जिन अब लुओ युवेई पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। यहां रहकर उसके जीतने की संभावना लगभग न के बराबर थी। वह घबराकर मुड़ा और दूर भागने लगा। लुओ युवेई जमीन पर घुटनों के बल बैठी, उसे ढकने वाले लंबे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को घूर रही थी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, वह आकृति अचानक वहां से गायब हो गई और वू जिन का उसी दिशा में पीछा करने लगी जिस दिशा में वह भागा था। लुओ युवेई ने अपनी निगाहें नीची कर ली। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। जियांग चुवान यहाँ कैसे दिखाई दिया? लुओ युवेई बड़बड़ाया। ये सही है। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जो अभी अभी प्रकट हुआ था, वह कोई और नहीं बल्कि जियांग चुवान था, जो कैंग्युआन तलवार संप्रदाय से आया था। क्या ये हो सकता है कि वह अभी भी पिछली बार पासी घाटी से विरासत के पीछे है और महान बहुतायत राजवंश तक मेरे पीछे आया है? लुओ युवेई हैरान थी और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही यह अधिक प्रशंसनीय लगता। हालांकि जियांग चुवान की हरकतों ने उसके बारे में उसकी लंबे समय से बनी धारणा को पूरी तरह से उलट दिया था। ये तो पता ही होगा कि लुओ युवेई ने पहले ही अपना रूप बदल लिया था। फिर भी जियांग चुवान अभी अभी बिना किसी हिचकिचाहट के एक ऐसी महिला की सहायता के लिए आगे आया था जो उसकी परिचित भी नहीं थी।
किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तलवार खींचने जैसा शिष्टतापूर्ण कार्य जियांग चुवान के साथ नहीं हो सकता था। यहाँ कोई और मौजूद नहीं था। तार्किक रूप से जियांग चुवान ऐसे अकृतज्ञ कार्य की परवाह भी नहीं करेगा। जैसे ही लुओ युवेई विचार कर रहा था, वू जिन पहले ही शाही शहर से बाहर भाग चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर कि सफेद वस्त्रधारी युवक ने उसका पीछा नहीं किया है, उसने राहत की सांस ली। अरे, इस जियान परिवार वाले को क्या हो गया है? वू जिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और धीमी आवाज में गालियां देने लगा। अब जबकि उसे कैंग्युआन तलवार संप्रदाय और जियान परिवार के लोगों द्वारा खोज लिया गया था, वह जानता था कि वह महान बहुतायत राजवंश में नहीं रह सकता। उसे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए एकांत स्थान खोजना पड़ा। अपनी वर्तमान स्थिति में यदि उसका सामना उस सफेद वस्त्रधारी युवक से दोबारा होता, तो उसे निश्चित रूप से मौके पर ही पकड़ लिया जाता। उस शापित जियांग परिवार के बदमाश, एक बार जब इस सीट की ताकत अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। जितना अधिक वू जिन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह क्रोधित हो गया। यदि दूसरे पक्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो वह राक्षसी पथ के लिए भविष्य के महान दुश्मन को खत्म करने में सक्षम होता। वू जिन अब बिना किसी संप्रदाय के और लगातार भागते हुए एक हताश व्यक्ति की तरह था। थोड़े समय तक जीवित रहने के लिए वह किसी भी मामले में परिणामों की परवाह किए बिना कार्य करता था। वू जिन अभी भी महान बहुतायत राजवंश के शाही शहर के पास था। ये जानते हुए कि यह स्थान अभी भी असुरक्षित था, उसने पहाड़ों में शरण लेने की तैयारी की। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे से एक ठंडी, उदासीन आवाज आई, जिससे उसके कदम अनायास ही रुक गए। अपनी ताकत ठीक होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये युवा मास्टर पहले ही आ चुका है। वू जिन ने आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया तो देखा कि जियांग चुवान की आकृति किसी अज्ञात स्थान पर उसके 5 मीटर के भीतर प्रकट हो गई थी। इस समय जियांग चुवान वू जिन को चंचल भाव से देख रहा था। उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो वह कांच की बोतल में फंसी हुई मरती हुई मधुमक्खी को देख रहा हो। वू जिन ने अचानक प्रतिक्रिया की और उसके हाथ में लुढ़कती काली क्यूई एक लंबे भाले में बदल गई, जिसे उसने तुरंत अत्यधिक बल के साथ फेंक दिया। जियांग चुवान का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसका चेहरा न तो चकमा दे रहा था और न ही टाल रहा था। उसने बस धीरे से एक उंगली उठाई। ये तो उपहास से भरी एक छोटी उंगली भी थी। उन्होंने इस ओर इशारा किया और तलवार की रोशनी का एक विस्फोट हुआ जो आकाश को भेदता हुआ प्रतीत हुआ। इसकी भयावह शक्ति ने आसपास के स्थान को लगभग मोड़कर चकनाचूर कर दिया। इस हमले का सामना करते हुए वू जिन बिना कुछ सोचे समझे मुड़ा और भाग गया। दोनों के बीच ताकत में असमानता बहुत अधिक थी। जियांग चुवान की ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र की चरम शक्ति के साथ ये पूरी तरह से एक तरफा रोलिंग थी। वू जिन द्वारा फेंका गया काला लंबा भाला तलवार की रोशनी से तुरंत नष्ट हो गया, जबकि तलवार की रोशनी की शक्ति कम नहीं हुई और सीधे वू जिन की पीठ की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक तलवार की रोशनी, जिसे अगले ही पल वू जिन के शरीर को भेदना चाहिए था, अप्रत्याशित रूप से दिशा बदल गई और दूर एक पहाड़ की चोटी से टकरा गई। तलवार की रोशनी बिना किसी रुकावट के पर्वतीय पिंड में प्रवेश कर गई, दूसरी ओर से निकली और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले लगातार 5 पर्वत चोटियों को भेद दिया। ये दृश्य देखकर वू जिन ने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? वू जिन को अपनी क्षमताओं का पता था। यदि तलवार की रोशनी अभी उस पर पड़ जाती, तो वह अगले ही पल मीन को सूप पीने के लिए कतार में लग जाता। इस क्षण उसके हृदय में खुशी और सौभाग्य की एक झलक भर गई। दूसरे पक्ष का अचानक पीछे हटना और उसे न मारना केवल यही संकेत दे सकता था कि उसका कुछ उपयोग था। यदि वह अपनी अधीनता दिखा दे तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसकी जान बख्श देगा। तुम्हें अब मरने की जरूरत नहीं है, जियांग चुवान ने उदासीनता से कहा। बोलते हुए वह वू जिन की ओर कदम बढ़ाता गया। उसके वस्त्र ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे। ये सुनकर वू जिन को अपने अनुमान पर और भी अधिक विश्वास हो गया और उसने जल्दी से सिर हिलाया और झुककर कहा, यह विनम्र व्यक्ति वू जिन अपने जीवन को बख्शने के लिए युवा मास्टर को धन्यवाद देता है। वू जिन ने तुरंत जियांग चुवान के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। उसके लिए जीवन मरण के संकट का सामना करते हुए झुकने और खींचने में सक्षम होना एक सच्चे आदमी की निशानी थी। यह विनम्र व्यक्ति अपने द्वारा कई वर्षों में एकत्रित किए गए सभी खजाने को अर्पित करने के लिए तैयार है तथा युवा मास्टर के नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वू जिन अपनी चापलूसी भरी बातें पूरी कर पाता, जियांग चुवान की आंखों में अचानक कालापन छा गया। उन काली काली आंखों की निगाहों के नीचे वू जिन वहीं जम गया। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अचानक खाली हो गया और फिर उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई, जब तक कि वह गायब नहीं हो गई।
जियांग चुवान ने दूसरे पक्ष की खाली बेजान आंखों को देखा और खुद को सिर हिलाया। झांसे तकनीक वास्तव में काम किया। जब वू जिन ने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी तो उन्होंने पहले अवसर पर झांसे तकनीक को सक्रिय कर दिया था। अब जियांग चुवान की दिव्य भावना ने सफलतापूर्वक एक निशान को अलग कर दिया था और वू जिन के चेतना सागर पर कब्जा कर लिया था। अब से दूसरा पक्ष एक अमर कठपुतली योद्धा बन जाएगा जो केवल जियांग चुवान के आदेशों का पालन करेगा। जब भविष्य में दूसरा पक्ष अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर लेगा तो आधा कदम वाला महाशक्ति क्षेत्र वास्तव में काफी मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं, जियांग चुवान ने वू जिन की दिव्य भावना पर कब्जा करने के बाद वू जिन की सभी यादें भी हासिल कर लीं। उदाहरण के लिए दूसरे पक्ष ने ब्रोकन सोल क्लिफ के पीछे के पहाड़ से जो खजाने लिए थे और बच्चों को रक्त बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी हाल की कार्रवाइयों सभी की जियांग चुवान द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी। जियांग चुवान के चेहरे पर दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया और उसने पूछा, वू जिन, मुझे अपनी क्यानकुन अंगूठी दो। जैसे ही उसके शब्द निकले, वू जिन ने बहुत स्वाभाविक रूप से अपनी उंगली से क्यानकुन अंगूठी ली और सम्मानपूर्वक जियांग चुवान को सौंप दी। गुरुजी, यही तो आप चाहते थे। इस समय उसकी थोड़ी खाली आंखों के अलावा वू जिन की अन्य हरकतें पूरी तरह से एक सामान्य सोचने वाले व्यक्ति की तरह थीं। जियांग चुवान ने क्यानकुन अंगूठी ली, उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी, फिर उसने कहा, याद रखना, अब से मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाना। हाँ, युवा मास्टर। जियांग चुवान ने वू जिन के झुकने और चापलूसी करने के तरीके को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मुझे अन्य काम निपटाने हैं, तुम कुछ दिन महान प्रचुर राजवंश में रहोगे और मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं जाओगे। इसके साथ ही जियांग चुवान ने वू जिन को संचार के लिए एक जेड स्लिप सौंपी ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरा पक्ष बाद में उनसे संपर्क कर सके, फिर मुड़कर लिनमू टाउन की ओर उड़ गया।